Okay, thank you. First of all, today is Engineers Day. So first of all, feel proud that you all are into this engineering fraternity. आपको proud feel करना है और congratulate करना है कि आप एक बहुत ही noble profession में हैं. And I thanks this college management for giving me opportunity to guide you all people about on this auspicious day of engineers. इंजीनियरिंग डोमेन में यार तुम्हारे पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है इन द जॉब वर्ल्ड, या अगर हम अब्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग. सो द टॉपिक ऑफ माय दिस टुडे डिस्कशन इज रिलेटेड टू द ऑल द करियर अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ हायर स्टडीज, जॉब्स, इंडिया, अब्रॉड. आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग एंड हाउ द ट्रेंड्स आर चेंजिंग. इफ यू गो बैक, थोड़ा सा आप 2-4 साल पीछे चले जाइए यार, तो ट्रेंड कैसे है, आज क्या रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज की, जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके रिलेटेड आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट द ऑडियंस. हाउ मेनी आर फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस ब्रांच? जस्ट रेज योर हैंड. ओके, एंड इलेक्ट्रिकल, वेरी गुड. एंड सिविल इज ऑल्सो है, सिविल है या कोई और ब्रांच? ओके फाइन, गुड. सो देखो यार, सबसे पहले तो आपको ये चीज को एनालाइज करना है कि ये इंजीनियरिंग प्रोफेशन है क्या. इंजीनियरिंग प्रोफेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोबल प्रोफेशन. अगर मैं आपको बात करूं, इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. और बहुत देर से ये आईएनजी लगा हुआ है यार. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारे से बाद में जिनको इंडिपेंडेंस मिला और वो डेवलप हो गई हैं. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनको मैं अगर मैं नाम लूं जो डेवलप्ड जिसको बोलते हैं, तो जैसे इजराइल है, यूएसए की बात करें, चाइना की बात करें, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं. छोटी छोटी कंट्रीज हैं या बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, वो डेवलप हो गई हैं. अब जब हम किसी कंट्री के डेवलप होने की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये डेवलप किस बेसिस पे हुई है, क्या क्राइटेरिया, क्या ऐसा इन्होंने किया कि ये डेवलप हो गई है. तो एक वर्ड आपके दिमाग में आएगा, क्या? सर इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है. यही बोलते हो जब हम बोलेंगे कि भाई ये कंट्री डेवलप्ड है. इजराइल बहुत ज्यादा उसने अभी इस टाइम पे किया हुआ है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, डेवलप्ड है, रिसोर्सेज हैं, पैसा है, सब कुछ है. लेकिन डेवलपमेंट की टर्म में जब हम बात करते हैं ना, तो एक चीज हमेशा यार हमारे दिमाग में आती है कि टेक्नोलॉजी इज अ मेन थिंग कि जिसके बेस पे किसी भी कंट्री को डेवलप किया जा सकता है. अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वर्ड का हम यूज कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे को बताइए यार टेक्नोलॉजी हम किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, किन के लिए यूज करते हैं टेक्नोलॉजी वर्ड? डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, किसके लिए? इंजीनियर्स के लिए. टेक्नोलॉजी जब भी हम वर्ड यूज करेंगे वो हमेशा इंजीनियरिंग प्रोफेशन के इंजीनियरिंग टर्म में यूज करेंगे कि यस इंजीनियरिंग है, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी वर्ड हम यूज करेंगे. अब टेक्नोलॉजी में अगर हम बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग के कंटेक्स्ट में हम लोग टेक्नोलॉजी वर्ड यूज कर रहे हैं, और हम ये अगर बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इज द ओनली वे बाय विच यू कैन डेवलप एनी कंट्री, उसी के बेस पे हो सकता है, अदरवाइज कोई कंट्री डेवलप नहीं हो सकती है. नो डाउट अदर डोमेन्स का रोल है, आपको लॉयर्स का रोल है, ब्यूरोक्रेट्स का एक रोल है, डॉक्टर्स का एक रोल है, कंट्रीब्यूशन है नो डाउट किसी कंट्री को डेवलप करने में. लेकिन मेरा मानना यह है कि 90% जो कंट्रीब्यूशन है किसी को कंट्री को डेवलप करने में, वो इंजीनियर्स का है. तो सबसे पहले तो तुम यार इस चीज को प्राउड फील करना है कि तुम लोग किसी भी रीजन से, जिस भी रीजन से ये बीटेक तुमने चूज कर लिया, डिसाइड कर लिया कि मेरे को बीटेक कंप्यूटर साइंस करना है या इलेक्ट्रिकल करना है, उस रीजन में नहीं कि क्यों चूज किया. अब अगर एंटर कर गए हो तो अब तुम्हें इस चीज को प्राउड फील करना है, यार मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूं कि जिससे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में, और इस इंडिया कंट्री की डेवलपमेंट में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं. एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आपको ये मैं रियलाइज करवा दूंगा कि यार कैसे तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो. अदरवाइज थिंग इज, हमारा सोचने का आजकल नजरिया क्या हो गया है, खासकर मैं पिछले 4-5 साल से ये चीज देख रहा हूं कि हम लोग बहुत हद तक सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं. हमें सिर्फ अपने से मतलब है और किसी चीज से मतलब ही नहीं है. मेरे को सैलरी लग जाए 10 लाख का, मेरा पैकेज लग जाए 15 लाख का, मेरे को वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, मेरे को कहीं जाने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, घर बैठे ही सारी चीजें हो जाए. अगर कॉलेज आपको फैसिलिटी दे दे कि तुम घर से क्लासेस लगा सकते हो, ऑनलाइन कर दे क्लासेस, हम घर से ही बैठना करना स्टार्ट कर देंगे. हम बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में आ गए हैं. दैट इज अ ट्रबल. और ये कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा डेंजरस है इस कंट्री के लिए, क्योंकि जो यूथ आप लोग जिसको कभी काम करना है यार, 21-22 साल में तुम लोग बीटेक कंप्लीट करोगे और अगले 10-15-20 साल तुम इस कंट्री के लिए तुम सर्व कर सकते हो और तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस कंट्री को डेवलप होने के लिए. लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट इस टाइम पे ना यार कुछ और ही होगी. हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए, हम बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में चले गए हैं. ये हमें रियलिटी है, ये फैक्ट है, हमें इसको मानना पड़ेगा. यस इट इज ट्रू.
किस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं सर? आप कितने के बच्चों का कांटेक्ट में आते हैं एक साल में? हम लोग कम से कम 10,000 प्लस बच्चों के कांटेक्ट में आते हैं एक साल में। मैं ये जितना भी तुम्हें स्टैट दूंगा, जितना भी तुम्हें मैं ये स्टेटमेंट दूंगा ना, मैं वो सारी की सारी उन सारी चीजों को डिस्कशन के बाद है कि ऐसा क्या हो रहा है। एक स्टूडेंट मेरे को अभी 5-6 दिन पहले कॉल आया, आईटी का ग्रेजुएट, 3 साल से जॉब कर रहा है बहुत रिप्यूटेड एमएनसी में, 25 लाख का उसका पैकेज है। मेरे को उसने कॉल किया कि सर मेरे को कोई ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मेरे को घर में ही रहना पड़े, वर्क फ्रॉम होम चाहिए मेरे को, सैलरी ठीक है सर 8-10 लाख मिल जाए, घर पे रहने में 8-10 लाख सफिशिएंट है, और मेरे को सर ज्यादा जिंदगी नहीं, मेरे को इतना ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है। यार आईआईटी का ग्रेजुएट टैलेंटेड बच्चा होगा और 25 साल के एज में वो वर्क फ्रॉम होम मांग रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वर्क फ्रॉम होम सक्सेसफुल नहीं है, हमारे केस में तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमारी इस कंपनी के केस में तो वर्क फ्रॉम होम सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन पॉइंट ये कि तुम कंफर्ट में कैसे आना चाह रहे हो यार। कंफर्टेबल जितना तुम कंफर्ट जोन में रहोगे ना यार, उतना तुम अपनी डेवलपमेंट को, उतना तुम ग्रोथ को अपनी को रोक दोगे। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखो, कंफर्ट जोन से बाहर जाके ही तुम्हें चीजें मिलेंगी। जितना तुम एक्सप्लोर करोगे, जितना तुम चीजों को डिग इन करोगे, जितना तुम रिसर्च करोगे, जितना तुम सर्च करोगे चीजों का, उतना तुम्हें चीजों का अवेयरनेस होगा, उससे तुम्हारी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा। देखो 2-3 चीज होती हैं, एक नॉलेज होता है, एक पर्सनैलिटी होती है। नॉलेज इज वन पार्ट, नॉलेज तुम लोग गेन कर सकते हो, तुम लोग बीटेक सीएससी कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल कर रहे हो, नॉलेज तुम गेन कर लोगे, कोई कम करेगा कोई ज्यादा करेगा, जो जितना पढ़ेगा उतना वो ज्यादा कर लेगा। लेकिन एक पर्सनैलिटी एक अदर पार्ट है। पर्सनैलिटी ट्रेड्स कुछ अलग तरीके के होते हैं, सोचने का नजरिया एक अलग होता है। अब सोचने का नजरिया तुम्हारा यार तभी चेंज होगा अगर तुम्हें चीजों का पता होगा, एक्सप्लोर तुम लोगों ने किया होगा। आपने अलग अलग जगह पे इंटर्नशिप लगाई, आपने अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट किए, आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, आप नॉवल भी पढ़ रहे हो, आप खेल भी रहे हो, क्रिकेट भी कर रहे हो। जितना तुम चीजों को एक्सप्लोर करोगे ना यार, उतना तुम्हारा फायदा होगा। कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलिए, थिंक अबाउट एवरीवन, एंड दैट मॉडल इज ऑलवेज सस्टेनेबल। क्योंकि कोई भी मॉडल सस्टेनेबल होगा, ये सस्टेनेबल वर्ड हम लोग बहुत ज्यादा आजकल सुन रहे हैं, खासकर पिछले 8-10 साल में ये सस्टेनेबल वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। सस्टेनेबल वर्ड का बड़ा सिंपल सा मतलब ये है यार, सस्टेनेबल मतलब एक ऐसा मॉडल जिसमें हर किसी का फायदा होना जरूरी है, जिसमें हर किसी का फायदा होना जरूरी है। दैट मॉडल इज कॉल्ड द सस्टेनेबल मॉडल। दूसरा, सस्टेनेबल की डेफिनेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कोई ऐसा मॉडल बना रहे हो जिसमें तुम्हारा तो फायदा हो रहा है, सामने वाले का नुकसान हो रहा है। दैट मॉडल विल ऑल्सो फेल। तो अगर तुम कुछ ऐसा करने का कोशिश करोगे जिसमें तुम्हें लग रहा है कि मेरा ही फायदा हो जाए, मॉडल फेल हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं अपने बारे में ही सोचूं, किसी और के बारे में ना सोचूं, मॉडल फेल हो जाएगा। और ये सस्टेनेबल गोल्स नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा आजकल ये चीजें, वर्ड्स आप लोगों को सुनने आ रही हैं। और सस्टेनेबिलिटी टर्म जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग वर्ड सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट टूल। एक टूल है जिसको तुम किसी भी डोमेन में अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग चीजों के एआई टूल्स आ गए हैं। अब चैट जीपीटी का हमें पता है वो एक टूल है, ऐसे पता नहीं कितने ज्यादा टूल्स हैं। सो दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिमिलरली सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो इज एप्लीकेबल फॉर ऑल डोमेन्स। हर चीज में एप्लीकेबल है। ये यूनिवर्सिटी मॉडल में भी एप्लीकेबल होना चाहिए, कोचिंग इंडस्ट्री में भी एप्लीकेबल होना चाहिए, आपकी स्टडीज में भी एप्लीकेबल होना चाहिए। कोई भी तुम काम कर रहे हो उसमें सस्टेनेबिलिटी ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो अब सबसे पहली चीज जो तुम्हें मैं रियलाइज करवाने का कोशिश कर रहा हूं यार, कि इंजीनियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है जिसके थ्रू तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ा जो रोल किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में रहेगा वो इंजीनियर का रहेगा। अब इसके बाद पॉइंट आते हैं कि सर हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं। हमने तो अभी तक यही सोचा है कि बीटेक मैंने कंप्यूटर साइंस किया, इसके बाद मेरी एक जॉब लग जाएगी और मेरी 25-30-40 हजार की स्पोर्ट सैलरी लग जाएगी, मेरी स्पोर्ट ऐसे लाइफ हो जाएगी। मैंने इतना का सोचा है। कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि हमने सिर्फ अभी तक वही सुना है, वही देखा है जो हमें अपनी सोसाइटी ने दिखाया है, या जो चीजों से जब तुम डिस्कस करते हो लोगों से, जितना को तुम्हें लोगों ने बताया अभी तक हमें सिर्फ उतना सा ही पता है, इससे बियॉन्ड हमें नहीं पता है। तो आज हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे या जो तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हें करियर बनाने में। जॉब नहीं, जॉब एक अलग चीज होती है, करियर एक अलग चीज होता है। तो आज तुम्हें करियर के बारे में सोचना है कि यार करियर का मतलब क्या होता है, करियर में कैसे करियर बना सकता हूं अपना। जॉब ठीक है यार, 15-20-30-40 हजार की जॉब में किसी भी टाइम पे ले सकता हूं। आई एम कैपेबल एनफ फॉर दैट। मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतना मेरा पर्सनैलिटी है, इतना मेरा नॉलेज है कि मैं 20-25-30-40 हजार की जॉब ले सकता हूं मैं। लेकिन क्या जब वो जॉब करूंगा
क्या उस जॉब के साथ जस्टिफिकेशन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? अगर तुम उस जॉब के साथ जस्टिफिकेशन कर पाओगे तो इट मींस कि यू आर इनटू योर करियर, कि अगर तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से है, दैट इज करियर, जिसको तुम्हें करने में खुशी मिल रही है, और जिस काम को तुम्हें करने में यह सोचना नहीं पड़ रहा है कि इसके अगेंस्ट मेरे को कितना पैसा मिलेगा, मेरे को कितना टाइम देना पड़ेगा। अगर तुम्हें यह सोचना नहीं पड़ रहा है तो इट मींस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, उसको करियर बोलते हैं। जॉब तो सिंपल वही चीज है यार कि भाई मैं यहां पे फॉर एग्जांपल, डोंट टेक इट पर्सनल और अदरवाइज, लेट अस सपोज आई एम इनटू इन एनी यूनिवर्सिटी में, वहां पे प्रोफेसर लग गया, टीचर लग गया, वहां पे 5 दिन का मेरा जॉब है, 5 दिन मेरे को जाना है, 8 घंटे की मेरी जॉब है, सैटरडे संडे मेरे को छुट्टी मिलेगी और इसके अगेंस्ट मेरे को इतना सैलरी मिलेगा। दैट इज वो सोचने का तरीका, वो सोचने का तरीका। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका, सर मेरे को पैशन है पढ़ाने में, मेरे को सर बच्चों को गाइड करना है, मेरे को मोटिवेट करना है, मेरे को उनको बहुत अच्छा पढ़ाना है, तो वो सोचने का एक तरीका। अब इस केस में मैं ये नहीं देख रहा हूं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मैं जा रहा हूं, मैं ये नहीं देख रहा हूं मेरे को इसके लिए कितने पैसे मिल रहे हैं। आई एम रेडी फॉर स्टूडेंट्स, मेरे को एक काम करना, कल मेरे को कॉल करना, सर कल तो संडे है, आई एम अवेलेबल, यू कैन कॉल मी इफ यू नीड। ये चीजें जो होती है ना, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे, इट इज नॉट ओनली फॉर टीचिंग डोमेन, फॉर एवरी डोमेन, चाहे तुम कोई भी काम कल को करो, चाहे तुम अपना बिजनेस भी कल को क्यों ना करो, तो ये तुम्हें सोचने का नजरिया होगा कि तुम किस तरीके। अब तुम ये बातें तभी बोलोगे ना यार अगर तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, अगर तुम उसको पैशन से कर रहे हो और तुम्हें उसमें ऐसा नहीं फील हो रहा यार मेरा तो संडे खराब हो जाएगा कि अगर मैं कल किसी को बुला लिया। ये चीजें नहीं होती हैं, राइट? तो इसको सोचने का नजरिया तुम्हें जो है वो चेंज करना है। अब अगर हम बात करें कि करियर की हम बात कर रहे हैं, तो करियर में यार क्या चीज आती है, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि हमें कुछ ऐसा काम करना है जो मेरे इंटरेस्ट का हो। अब मेरे को इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कैसे करूं सर मैं, मेरे को यही नहीं पता चलता है। मैं 35 साल एज हो जाती है बच्चों की, नॉट बच्चों की, लोगों की, उनको ये नहीं पता चलता कि वो मैं इंटरेस्ट मेरा किस डोमेन में है। इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और इंटरेस्ट तुम तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे यार जितना तुम एक्सप्लोर करोगे। लेट मी टेक द एग्जांपल फॉर दैट। आप लोग बीटेक कर रहे हो, बीटेक में तुम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो और बहुत सारी अलग अलग चीजें भी करते हो। तुमने बीटेक में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े, तुमने ड्यूरिंग बीटेक अकेले ही पढ़ाई नहीं की है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें की है। क्या क्या किया है? तुम्हारे फेस्ट होते हैं कॉलेजेस में, कुछ लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ एज ए ऑर्गेनाइजर होंगे उसके अंदर। ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, तुम यहां पे बैठ के सुन रहे हो। पेपर प्रेजेंटेशंस वगैरह होते हैं, उन पेपर प्रेजेंटेशंस को आप सुन रहे हो, फॉर एग्जांपल मास्टर्स वगैरह का। आपके पर इंडस्ट्रीज में वो होती है, इंटर्नशिप होती है 6 महीने की या मे बी 6 हफ्ते की, तुम बहुत अच्छे तरीके से उसको कर रहे हो, वहां से तुम्हारा लर्निंग है। तुम्हारे कॉलेज में माइनर प्रोजेक्ट या मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको तुम कर रहे हो। मतलब इस 4 साल के अंदर तुम लोग बहुत सारी चीजें करते हो। लेकिन अगर तुमने सिर्फ इतना सा सोचा है मैंने यार ट्रेनिंग नहीं लगवानी ढंग की 6 महीने की, ठीक है लगा तो ली, लेकिन मेरे को जाना नहीं है, घूम फिर के आएंगे कहीं पे, या उस टाइम पे मैं ये चीज करूंगा। प्रोजेक्ट एक काम करते हैं, 4 लोगों का ग्रुप है, वो कर लेगा सारा का सारा, तू कर लेगा, हाँ मैं कर लूंगा, बाकी लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। वो भी क्या कर रहा है, मार्केट से कहीं से परचेज करके आ गए। उसके बाद फेस्ट हो रहे हैं, घर से ही नहीं निकल रहे हैं, फेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं माहौल। तो कहने का मतलब ये है यार, तुम्हें इंटरेस्ट का कैसे पता चलेगा? इंटरेस्ट का तुम्हें तभी पता चलेगा अगर तुम एक्सप्लोर करोगे चीजों को। एक्सप्लोर करने का मतलब तुम लोग कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सिविल के बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। सर मेरे को हायर स्टडीज में जाना है, हायर स्टडीज में जाना है तब, लेकिन मैं किसी डोमेन में जाऊं सर, कैसे पता चलेगा मेरा इंटरेस्ट किस डोमेन में है? वो इसी तरीके से पता चलेगा। तुमने 4 साल में इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े, अब अपने आप से पूछो कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ के तुम्हें बहुत मजा आता है, तुम्हें ये वो बर्डन नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे तुम्हें। इट मींस कि तुम्हारा इंटरेस्ट उस डोमेन में है। तुमने कोई प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर डोमेन में किया, रोबोटिक्स से रिलेटेड किया या साइबर सिक्योरिटी से किया या पावर सिस्टम से रिलेटेड किया, तुमने प्रोजेक्ट किसी ऐसी डोमेन से रिलेटेड किया जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट था, तो यहां से तुम्हें चीजों का पता चलेगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस डोमेन में है। सर ठीक है मैं बीटेक तो कर रहा हूं, लेकिन मेरा सर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को मैनेज करके मजा आता है सर, ऐसे इवेंट्स फेस्ट वगैरह होते हैं या और बहुत सारी चीजें होते हैं, मेरे को मैनेज करने में मजा आता है सर, मैंने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं। इट मींस कि यू आर फॉर द मैनेजमेंट डोमेन। तो इस तरीके से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें किस डोमेन में जाना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब्स हैं, पब्लिक सेक्टर जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, हायर स्टडीज हैं, हायर स्टडीज में टेक्निकल डोमेन है, मैनेजमेंट डोमेन्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन्स हैं, देयर आर सो मेनी डोमेन्स वेयर यू कैन एंटर। अब अगर मैं हायर स्टडीज की बात करूं, आप लोगों को शायद बड़ा लिमिटेड पता है कि मैं हायर स्टडीज किस डोमेन में जा सकता हूं। देखो हायर स्टडीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आती है तुम्हारी कोर डोमेन, जिसमें तुम्हारे जहां पे ओनली मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस का बच्चा एलिजिबल है।
दूसरी डोमेन्स आती है इंटर डिसिप्लिनरी डोमेन्स। इंटर डिसिप्लिनरी डोमेन्स वो डोमेन्स होती है जहां पे किसी भी ब्रांच का बच्चा जा सकता है। आपको अपनी कोर डोमेन्स का पता होगा। लेट मी नेम सम इंटर डिसिप्लिनरी डोमेन्स जिसमें तुम लोग चाहे कंप्यूटर साइंस किया है, चाहे तुमने सिविल किया है, चाहे मैकेनिकल किया है, चाहे इलेक्ट्रिकल किया है, तुम लोग जा सकते हो। अब मैं कुछ नाम बोल रहा हूं, अब सुनना इसको ध्यान से। अब इसमें से पक्का तुम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, नाम है जो पहली बार सुनोगे। हायर स्टडीज, मास्टर्स इन मैकाट्रॉनिक्स, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, मास्टर्स इन मैनेजमेंट डोमेन्स, मास्टर्स इन ई व्हीकल्स, मास्टर्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मास्टर्स इन रूरल टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन अर्थ साइंस, मास्टर्स इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मास्टर्स इन let us suppose this environment, masters in rock engineering, masters in artificial intelligence, masters in data science। ऐसे बहुत सारी डोमेन्स है, लिस्ट बहुत बड़ी है। अब इसमें से कुछ ने तुमने अपने नाम सुने। अच्छा, ई व्हीकल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो आप बोलोगे कि सर बीइंग द कंप्यूटर साइंस इंजीनियर सस्टेनेबिलिटी में मैं कैसे जा सकता हूं, या मैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स में कैसे जा सकता हूं मैं। यू ऑल कैन गो। अब यहां पे इंटरेस्ट तुम्हारा बनेगा जानने का। ई व्हीकल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट, ये क्या चीज होती है, मैं कैसे जा सकता हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। अब यहां से फिर क्या करना है, तुम्हें और रिसर्च करनी है और डिग इन करना है कि अच्छा ये ऐसी कुछ डोमेन्स हैं, सर ने बताई थी। अच्छा ये तो मैंने कुछ है कि बताई है, ऐसी देयर आर सो मेनी डोमेन्स अवेलेबल, सो मेनी डोमेन्स। Each and every IITs, the top institutes of India, the brands of India, IITs in the technology domain, there are so many domains available। अच्छा, masters in this drone technology, ड्रोन का बहुत बड़ा इश्यू पड़ा, लेकिन पिछले कुछ साल 2 साल से काम चल रहा है। मास्टर्स इन ड्रोन टेक्नोलॉजी का कोर्स अभी आईटी कानपुर में स्टार्ट हुआ है पिछले साल, बट नोबडी नोस, आप में से किसी को नहीं पता। अब मान लो सपोज आप लोगों को कुछ पता है, मे बी आप लोगों में से कईयों ने अपने बीटेक के दौरान छोटे मोटे ड्रोन से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट किए होंगे। अब इट मींस कि तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें आ गया। अब उसमें इंटरेस्ट आ गया, अब तुम चाहते हो कि सर मैं इसको और आगे कैसे लेके जा सकता हूं, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। किया तो हमने एक कॉलेज में सबमिट करने के पर्पज से था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बन गया सर उसके अंदर, तो तुम जा सकते हो। ऐसे बहुत सारी डोमेन्स हैं जहां पे तुमने कुछ भी बीटेक में किया हो और जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट बना हो, यू कैन एंटर इनटू द हायर स्टडीज कोर्सेज, एंड दैट इज अ नीड ऑफ द इंडस्ट्रीज नाउडेज, एंड दैट इज व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस टुडे टॉपिक, कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। ट्रेंड चेंज इस तरीके से हो रहा है, नाउडेज इंडस्ट्री नीड स्पेशलाइज्ड पर्संस। इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट अब वहां तक लिमिटेड नहीं है कि जिसको बीटेक इन इलेक्ट्रिकल चाहिए या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस चाहिए। नो, इंडस्ट्रीज को आज के टाइम चाहिए स्पेशलाइज्ड पर्संस। स्पेशलाइज्ड, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल, मास्टर्स इन VLSI, मास्टर्स इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मास्टर्स इन दिस लेट अस सपोज सिग्नल प्रोसेसिंग, मास्टर्स इन कम्युनिकेशन। इंडस्ट्रीज नीड स्पेशलाइज्ड पर्सन। मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी, इंडस्ट्रीज नीड स्पेशलाइज्ड पर्सन। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी टर्म है, साइबर सिक्योरिटी का यार बहुत बड़ा इस टाइम पे इश्यू आ रखा है इस कंट्री में, लगा लो ये वर्ल्ड लेवल पे साइबर सिक्योरिटी को लेके, और ये बहुत बड़ी डिमांड है फ्यूचर में, और इस टाइम पे भी चल रही है साइबर सिक्योरिटी। साइबर अटैक्स आप लोगों ने सुने होंगे, किसी का पैसा निकाल लिया, किसी का कुछ कर लिया, और ज्यादातर ये चीजें जो रिलेटेड है वो पैसे से रिलेटेड है। तो 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें फ्यूचर क्या अभी भी पिछले 2 साल से ये बहुत ज्यादा बूम पे है ये इंडस्ट्रीज साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, स्पेशली फॉर इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी नीड है, और इसका जो रिक्रूटमेंट है वो मिनिस्ट्रीज कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर स्पेशली, यहां पे बहुत ज्यादा नीड है साइबर सिक्योरिटी को लेके। लेकिन पॉइंट इज हमें अवेयरनेस नहीं है। मैं मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी क्यों करूं, मैं मास्टर्स इन ई व्हीकल क्यों करूं, मैं मास्टर्स इन डाटा साइंस क्यों करूं, जब तक तुम्हें यही नहीं पता लगेगा कि मेरे को इसको करने में फायदा क्या होगा, तुम लोगों का किसी का इंटरेस्ट नहीं बनेगा। कोई गलती नहीं है तुम्हारी, क्योंकि पॉइंट इज कि जब तुम्हें यही नहीं पता कि मेरे को अगर वहां पे मैंने किया तो उसका फायदा क्या होगा। एक चीज और अंडरस्टैंड करना कि जब मैं अपने हायर स्टडीज की बात कर रहा हूं, अब हायर स्टडीज ओनली थिंक अबाउट, जब तुम्हारे दिमाग में हायर स्टडीज आए तो ओनली थिंक अबाउट द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और कहीं से कोई करने का फायदा नहीं होगा। एंड द टॉप इंस्टीट्यूट्स IITs, NITs, IIITs, सिर्फ इन्हीं डोमेन्स को टारगेट करना, इन्हीं जो है इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करना, अगर तुम लोग सोचोगे मेरे को हायर स्टडीज डोमेन में जाना है। नाउ अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, IIT कानपुर ने पिछले साल ड्रोन टेक्नोलॉजी एक नया कोर्स स्टार्ट किया। नाउ आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, किसका नीड था ये कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में कोर्स स्टार्ट करो, किसका नीड था, क्या लगता है तुम्हें?
कंट्री का, ये कंट्री का नीड है। अब उसके बाद मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप किसका नीड था? कंट्री का। मास्टर्स इन वीएलएसआई डोमेन, मास्टर्स इन सेमीकंडक्टर, मास्टर्स इन एनवायरमेंट, किसका नीड था? ये नीड था इंडस्ट्रीज का, कंट्रीज का नीड था। अब ड्रोन गवर्नमेंट थोड़ा ड्रोन बनाएगी, ड्रोन तो इंडस्ट्रीज ने बनानी है। अब इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बोल रही है बनाने को, कि गवर्नमेंट बोल रही है कि यार अब इंडस्ट्रीज लाइक देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज जो डिफेंस सेक्टर के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है। को बना सकता है मेरे को कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो बनाती है? ISRO, यस वेरी गुड। DRDO, और बताओ? टेल मी द पब्लिक सेक्टर। यस वेरी गुड। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और बताओ? हाँ यस वेरी गुड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और बताओ? स्टील अथॉरिटी डिफेंस में नहीं है, वो डिफेंस में ठीक है थोड़े बहुत काम करेंगे, लेकिन जो डायरेक्ट इक्विपमेंट बनाती है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, देयर आर सो मेनी पब्लिक सेक्टर्स आर देयर जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है। अब मेरे को ये बताओ, उसका काम सिर्फ मैन्युफैक्चर करना है, लेकिन उसका डिजाइन, उसका रिसर्च कौन करेगा? PSU नहीं करेगा, प्रोफेसर्स करेंगे जो वहां पे बैठे हैं, उस डोमेन के एक्सपर्ट बैठे हैं, वो करेंगे उसके ऊपर काम। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे को बताओ डाटा साइंस का एक स्पेशलाइज्ड पर्सन किसी IIT में होगा, या लेट अस सपोज HCL में होगा, या गूगल में होगा, या माइक्रोसॉफ्ट में होगा? क्या लगता है तुम्हें? डाटा साइंस का एक्सपर्ट, VLSI का एक्सपर्ट, क्या लगता है कहां पे होगा? क्या इंडस्ट्रीज में होगा या इंस्टीट्यूट्स में होगा? इंस्टीट्यूट्स में होगा। रिसर्च हमेशा इंस्टीट्यूट पे होती है, इंडस्ट्रीज में रिसर्च नहीं होती है। इंडस्ट्री में सिर्फ प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि उन्हें तो एक पर्टिकुलर चीज बनानी है, वो उसको बनाते चले जाएंगे। जब उसको पता लग गया कि इसका मेरे को डिजाइन ये रखना है, ये लेंथ विड्थ, ये एक मटेरियल, ये वो वगैरह वगैरह रखना है, उसको जब पता लग गया उसको बनाना स्टार्ट कर देना, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देनी है। लेकिन एक्चुअल में जो रिसर्च, जो अब हमने वर्ड यूज किया है, ये जो सारा का सारा रिसर्च है, ये चल रही है इंस्टीट्यूट्स के अंदर, और वहां पे स्पेशलाइज्ड लोग हैं, और वहीं पे स्पेशलाइज्ड लोग हैं, और कहीं है भी नहीं है। तो नाउ अब अगर सपोज IT सिस्टम बना क्यों यार? IM सिस्टम बना क्यों? एम्स सिस्टम बना क्यों? ये इसी चीज के लिए बने हैं, क्योंकि इनको प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करनी है। जो इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करना है। इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम वो खुद रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे जो उस डोमेन के स्पेशलाइज्ड लोग हैं, तो वो लोग इसका करेंगे। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो स्पेशलाइजेशन एक ऐसी डोमेन है जिसके थ्रू तुम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि जब तुम किसी पर्टिकुलर डोमेन में काम करोगे, लेट अस सपोज तुम मास्टर्स कर रहे हो ड्रोन टेक्नोलॉजी में, अब ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुम मास्टर्स कर रहे हो, अब खुद सोच के बताओ व्हाट अबाउट योर प्लेसमेंट ओवर देयर? सोच के बताओ, प्लेसमेंट हो जाएगा? बड़े आराम से होगा। क्यों होगा? क्योंकि ड्रोन बनाने वाली बहुत इंडस्ट्रीज हैं जो तुम्हें हायर करेगी। आपने किया मास्टर्स इन एरोस्पेस, एरोस्पेस की एक इंडस्ट्री है जो बेसिकली एविएशन से रिलेटेड है, जिसमें तुम लोग सारे जा सकते हो, कोई भी ब्रांच से हो। अब मेरे को बताओ वहां पे प्लेसमेंट के लिए कौन आएगा? बोइंग, एयरबस जो बनाते हैं उनको, ISRO, वो आ रहे हैं वहां पे प्लेसमेंट्स के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर IITs के अंदर, NITs के अंदर, IIITs के अंदर कोई अगर कोर्स स्टार्ट हो रहा है, या अगर कोई कोर्स चल रहा है, इट मींस कि दैट इज द नीड ऑफ द इंडस्ट्री, दैट इज द नीड ऑफ द कंट्री। तो ये कभी मत सोचना कि उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी इसलिए स्टार्ट कर दिया कि उनको एडमिशन चाहिए था, उनको पैसा चाहिए था। नहीं यार, IT सिस्टम इस पर्पस के लिए नहीं है। तो तुम्हें ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हायर स्टडीज का पर्पस क्या है। हायर स्टडीज का पर्पस है, रिसर्च का पर्पस है इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, और इंडस्ट्रीज के पास जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं। आज सपोज फॉर एग्जांपल AI जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ वो चैट जीपीटी से हुआ, लेकिन क्या जो AI टूल्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ चैट जीपीटी की ही डोमेन्स के अवेलेबल हैं? नहीं, देयर आर सो मेनी मल्टीपल डोमेन्स जो आपको अवेलेबल है मार्केट के अंदर। लाखों टूल्स आ गए इस टाइम पे, और आपको क्या लगता है कि उसका काम अभी स्टार्ट हुआ होगा? 2-3 साल पहले, कम से कम 10 साल पहले से काम चल रहा है AI का, कम से कम 10 साल पहले से। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में ये? राइट? तो इस तरीके से तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो अगर तुम, और द ओनली वे टू कंट्रीब्यूशन इज इफ यू गो फॉर द हायर स्टडीज। हायर स्टडीज द ओनली एंड द इजीएस्ट मेथड टू डू द कंट्रीब्यूशन। ऐसी बहुत सारी डोमेन्स हैं जहां पे तुम लोग जा सकते हो, इन द कोर डोमेन एंड इन द इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन। बात आ गई समझ में ये? नो
क्वेश्चन आता है अब सर वहां पे एडमिशन मिलेगा कैसे, हम लोग वहां पे जा कैसे पाएंगे, कंपटीशन जबरदस्त है सर, बिल्कुल है, कोई है ही नहीं दो राय उसमें, लेकिन स्टिल देयर आर सम ब्रांचेस, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बहुत कम कंपटीशन है इनके लिए, क्योंकि इसके अब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कम है नंबर में मार्केट के अंदर। मैं मार्केट ही बोलूंगा कि दिस इज ओपन मार्केट, क्योंकि जब तुम कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें कितने लोग कंपीट कर रहे हैं उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है कंपटीशन का। आज हम लोग अगर सपोज बात करते हैं, एक एग्जाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जिसका आप लोग सभी ने नाम सुना होगा, दैट इज गेट एग्जामिनेशन, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। कितने लोग यहां पे ऐसे जिन्होंने थर्ड ईयर में गेट एग्जाम दिया, मैं मान रहा हूं एक आध, सारे ने सभी ने क्यों नहीं दिया, सर बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, पहले ही अज्यूम कर लिया कि नहीं हो पाएगा, तो तुम पहुंचोगे वहां पे कैसे? अच्छा चलो पहुंच भी गए, वहां पे काम कैसे कर पाओगे? मेहनत तो होएगी, एफर्ट तो लगेगा, तभी तुम लोग कुछ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो जब तक तुम्हें मोटिवेशन नहीं आएगी, जब तक तुम्हें पर्पस नहीं पता होगा कि ये काम मेरे को करना क्या है। मैं अपनी लाइफ को ना, कोई भी डिसीजन है, मैं जब भी कोई डिसीजन लेना है ना, मैं ये चीज जरूर सोचता हूं यार ये मैं काम क्यों कर रहा हूं, इसका क्या फायदा क्या नुकसान है, इससे किस किस का फायदा होगा, किस किस का नुकसान होगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी काम है यार लाइफ के अंदर पर्पस से करो, पर्पसफुल होने लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक भेड़ चाल की तरह करते चले जाओ, सारे सीएससी करते चले जाओ, सारे इलेक्ट्रिकल करते चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्पसफुल होनी चाहिए लाइफ तुम्हारी, कि तुम लोग अगर ये काम कर रहे हो तो किस पर्पस से कर रहे हो, और उसका जो है एंड रिजल्ट क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या होगा। अब अभी हमने जो बात किया, एग्जाम का नाम लिया, दैट इज गेट एग्जामिनेशन। एंड गेट एक ऐसा एग्जाम है, ये मैं इसको एग्जाम नहीं बोलता हूं, मैं इसको करियर बोलता हूं, क्योंकि गेट तुम्हें करियर देता है। नो डाउट गेट के थ्रू तुम पब्लिक सेक्टर में जॉब में जा सकते हो, गेट के थ्रू हायर स्टडीज में जा सकते हो, पर ये एग्जाम यहां तक लिमिटेड नहीं है, ये तुम्हें करियर देता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है, वो तुम्हें तुम्हारी चॉइस ऑफ, तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से आगे अपनी लाइफ को परस्यू करने में हेल्प करता है। मेरे को बता देना एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, नहीं सर ये बात ट्रू नहीं है। ये एक ऐसा एग्जाम है, रिपीट कर रहा हूं, ये ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें करियर देगा, जो तुम्हें तुम्हारी चॉइस के हिसाब से, तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से, बीटेक के बाद की जो जर्नी है वो यही एक एग्जाम है जो तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से तुम्हें परस्यू करने में हेल्प करेगा। और कोई एग्जाम नहीं है, और कोई नहीं है एग्जाम, और कोई चीज नहीं है जिसमें तुम पाए इंटरेस्ट जा सकते हो चीजों को। नहीं सर मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच इसलिए चूज किया, मेरे को जेई लगना है या मेरे को असिस्टेंट इंजीनियर लगना है। यार ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हें वो जॉब सूट करेगा कि नहीं करेगा? कैसे पता चलेगा? पता लगा साल 2 साल के बाद ये तो मेरा कप ऑफ टी है ही नहीं था, यहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ नहीं है, काम करने को नहीं है, सिर्फ ठीक है जो डेली रूटीन के काम है देख लिया, ये कर लिया, लेकिन आई एम कैपेबल इनफ, मैं बहुत ज्यादा कैपेबल हूं, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मैं बहुत कुछ और करना चाहता हूं। तो ऐसी बहुत सारी डोमेन्स है जहां पे तुम लोग कर सकते हो। और उसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये एग्जाम है, दैट इज द गेट एग्जामिनेशन। अब ये जो गेट एग्जाम है ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं ये तुम्हें क्योंकि ये जो एग्जाम है यही एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें बड़ी आसानी से चीजें दिलवा देगा। क्योंकि ये एग्जाम फिल्टर कर रहा है, ये एग्जाम क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है जिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, जो मेहनत नहीं करना चाहते, ये उनको फिल्टर कर देगा, ये उनको फिल्टर कर देगा, निकाल ही देगा। और जो मेहनत करेगा उनका एक अलग ग्रुप बना देगा। मेरे सर 45 मार्क्स आए गेट में, मेरे 40 मार्क्स आए हैं, मेरे 60 मार्क्स आए हैं। अब आपका जो है कंपैरिजन, जिसका गेट क्वालिफाई नहीं हुआ उसके साथ हो ही नहीं सकता है, उसके साथ हो ही नहीं पाएगा अगर तुम गेट मेयर क्वालिफाई भी कर लेते हो। तो गेट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ये तुम्हें करियर देगा। अब एक करियर कैसे देगा, इसके थ्रू क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बारे में हम लोग जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब ट्रबल ये आता है कि जब हम गेट एग्जाम का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज आती है कि गेट एक डिफिकल्ट एग्जाम है। कितने बच्चों को लगता है कि गेट एक डिफिकल्ट एग्जाम है? जस्ट रेज योर हैंड, करना, हाथ खड़े करना। 90% हाथ खड़े होने चाहिए, मेरे को पता है सभी को लगता है गेट डिफिकल्ट है। जल्दी करो, जल्दी फटाफट। अच्छा 1 सेकंड के लिए हाथ खड़े रखना, 1 सेकंड के लिए। अब मेरे को बताओ आप में से कितने लोगों ने गेट के प्रीवियस ईयर लगा के देखे हैं? कैसे जूम कर लिया डिफिकल्ट है? कैसे जूम कर लिया? क्या क्राइटेरिया था जूम करने का? कोई खड़ा होकर बताना चाहेगा?
बताना चाहेगा वो खड़ा हो गए? आंसर है किसी के पास? अब सोच को देख, सोचो इस साइकी को कि तुमने कुछ चीज को एफर्ट ही नहीं किया कोई चीज के लिए और तुमने पहले ही जूम कर लिया। वो स्टोरी सुनी है ना आपने, ग्रेप्स आर सोर, है ना, वो चीज है। बस ये अंगूर खट्टे हैं, ये वो चीज हो गई है। फिर से ट्राई तो बहुत किया, मिला नहीं, तो बाद में बोल दिया खट्टी है ये, मैंने नहीं खाने। ये वो चीज हो गई है। मैं क्यों प्रीवियस ईयर की बात किया? क्योंकि जब तक तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? पहला पॉइंट। दूसरा, तुम्हें कैसे ये पता चलेगा कि जो तुमने कॉलेज में पढ़ा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दिस एग्जाम? ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? ये पता तुम्हें तभी चलेगा जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, एफर्ट मारना स्टार्ट करेंगे, मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, तभी तुम इसको जो है वो एफर्ट इसके ऊपर करना स्टार्ट करेंगे। अब तुम्हारा कॉलेज में सब्जेक्ट चल रहा है, लेट अस सपोज कंप्यूटर नेटवर्क चल रहा है, या पावर सिस्टम चल रहा है, या लेट अस सपोज सॉइल मैकेनिक्स चल रहा है। अब जब तुमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, बिलीव मी फ्रेंड्स, जो एक चैप्टर को ढंग से पढ़ लो, पहली कंडीशन उस चैप्टर को ढंग से पढ़ लो और उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। बिलीव मी, अगर तुमने सब्जेक्ट वो चैप्टर ढंग से पढ़ा है, कंडीशन ये है, अगर तुमने वो चैप्टर ढंग से पढ़ा है, यू कैन क्रैक मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस इन वन गो। पहली बारी में 50% प्लस क्वेश्चन तुम आसानी से लगा लोगे। और इतनी की नीड है मेरे को इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि अगर मैं 50% प्लस मार्क्स ले आता हूं, दैट इज सफिशिएंट। और ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, सो दैट कि तुम्हें लगे कि हाँ मैं एग्जाम दे लूं, क्योंकि आजकल फॉर्म फिलिंग चल रहा है गेट एग्जाम का। अब जब हम गेट एग्जाम सुनते हैं तो 3 आते हैं दिमाग में चीजें। पहला, सर कंपटीशन ह्यूज है। कंप्यूटर साइंस को एक साइड पे रख दो, बाकी ब्रांचेस में कोई कंपटीशन नहीं है इस टाइम पे। कंप्यूटर साइंस में जो कंपटीशन बढ़ा है वो पिछले 2 साल से बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि जॉब्स नहीं लगी, या जॉब जो लग रही थी उसने सोचा कि मेरे को नहीं ये जॉब लेनी है, मेरे को नहीं 5, 10, 8 लाख से के पैकेज पे काम करना। एग्जांपल दे रहा हूं, अभी 2025 के जो पास आउट हुआ है आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस बीटेक बच्चों का डेटा उनकी वेबसाइट पे पड़ा, चेक कर लेना। ओनली 25% स्टूडेंट ऑफ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस आईआईटी बॉम्बे टुक द प्लेसमेंट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 25% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, मैं बोल रहा हूं 25% बच्चों ने प्लेसमेंट लिया। यार जिसने इतनी मेहनत की आईआईटी बॉम्बे जाने में, फिर 4 साल इतनी मेहनत की बीटेक में, वो 8-10 लाख के लिए थोड़ा ना उसने किया है यार। आपको लगता है उसने 8-10 लाख के लिए किया होगा? नहीं। अब क्यों ट्रबल आया पिछले 2 साल में सीएससी में? ट्रबल यही था जिसका आंसर मैं तुम्हें पहले ही कर चुका हूं। मैं आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज, जो आपकी कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्रीज हैं, उनको नहीं रिक्वायरमेंट है यार बीटेक सीएससी। उनको स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए, जिसने डाटा साइंस में स्पेशलाइजेशन किया हो, जिसने एआई में किया हो, जिसने साइबर सिक्योरिटी में किया हो, जिसने जियो इन्फॉर्मेटिक्स में स्पेशलाइजेशन किया हो। आज के टाइम पे कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री को नीड है स्पेशलाइज्ड लोगों का। दैट इज द रीजन व्हाई। अब देखो कल्चर कहां से चेंज हुआ। अब जो यूनिवर्सिटी मॉडल होता है इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, या जो प्राइवेट मॉडल होता है इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि तुम लोग रातों में चेंज ला सकते हो। अब जो इंडस्ट्रीज है यहां पे फॉर एग्जांपल पहले आती थी 2-3 साल पहले, वो आनी कम हुई। मे भी ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर ने अप्रोच किया होगा उन इंडस्ट्रीज को कि तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो प्लेसमेंट के लिए। मे भी उन्होंने ये बोला होगा कि जो स्टूडेंट्स आप लोग आपके पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, वो मेरे को आज के टाइम पे इन पे प्रोजेक्ट्स मेरे पास वैसे आ नहीं रहे हैं। मेरे को चाहिए डाटा साइंस और एआई के एक्सपर्ट, एमएल मशीन लर्निंग आनी चाहिए, एआई आना चाहिए, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग चाहिए। अब ये बात प्राइवेट को बड़ी 1 मिनट लगता है उसको क्लिक करने में। अगले साल से कोर्स स्टार्ट कर दिए। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने सभी ने इमीडिएटली चेंज ला दिया। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जितना है, गवर्नमेंट की जो कॉलेजेस हैं, जितने तुम हिमाचल के गवर्नमेंट कॉलेजेस लगा लो, कहीं पे भी अभी भी स्पेशलाइजेशन एआई के साथ आया ही नहीं है बीटेक में। अब देखना 2-3 साल के बाद ये साइकिल बिल्कुल सही हो जाएगा, सिस्टम सेट हो जाएगा, क्योंकि बीटेक में अब तुम लोग एमएल एआई वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिए तुम लोगों ने। तो जब इंडस्ट्रीज को जाएगा कि ये चीज हो रही है वहां पे, वो आपको प्लेसमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। बात आ रही है कि नहीं में? अब 2 साल में ट्रबल यही हुआ है। पिछले 2 साल में सीएससी में क्यों नंबर एकदम से डबल ट्रिपल हुआ है? क्योंकि जॉब्स नहीं लगी, पहला पॉइंट। दूसरा, जो बच्चे जॉब भी कर रहे थे पिछले 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल से, उनको भी अल्टीमेटम आया है। रिसेशन क्यों आया सीएससी में? सीएससी में रिसेशन नहीं इस टाइम पे चल रहा है, इस टाइम पे हायरिंग फायरिंग पैरेलल चल रहा है। जो लोग वहां पे बैठे 5-5 साल से, उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है, तुम ये टेक्नोलॉजी एक्वायर कर लो
अगर तो 6 महीने में उसने कर लिया, 6 महीने 1 साल या जो भी टाइम दिया, अगर तो यस बोल रहा है देन इट इज ओके, अदरवाइज एग्जिट। और जो उस टेक्नोलॉजी के ऑलरेडी जिसने मास्टर्स कर लिया डाटा साइंस में या जिसने साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स कर लिया, उसकी रिप्लेसमेंट दे रहे हैं उनको। बात आ रही कि नहीं हरिसन में? तो इसी कारण से तुम्हारे लिए बेस्ट यही है, इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस, फॉर ऑल द ब्रांचेस यू शुड गो फॉर द हायर स्टडीज। आपको सभी को हायर स्टडीज जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि एक तो तुम उस झुंड से बाहर हो जाओगे, तुम्हारे पास स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज द ब्रांडिंग, तुम्हारी ब्रांड वैल्यू हो जाएगी। अभी तक ब्रांडिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी इन्फोसिस एग्जांपल, सपोज यहां पे आ रही है प्लेसमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल वो किसी गवर्नमेंट यूआईटी शिमला में जा रही है प्लेसमेंट के लिए, या फॉर एग्जांपल वो एनआईटी हमीरपुर में जा रही है प्लेसमेंट के लिए, और जा रही है आईटी मंडी प्लेसमेंट के लिए, इन्फोसिस जा रही है बीटेक या सीएससी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के लिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या सभी को पैकेज सेम दे रही है? सभी को पैकेज सेम दे रही है? क्यों नहीं दे रही भाई? सभी ने सेम सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, सभी ने बीटेक सीएससी करा है, क्यों नहीं दे रही है? दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। यहां पे ब्रांडिंग का फर्क पड़ता है। तो जब तक तुम्हारे रिज्यूमे के ऊपर ब्रांड नहीं आएंगे, सर मैंने प्रोजेक्ट किया है, मैंने जो बीटेक में जो प्रोजेक्ट है वो इस आईटी से, सॉरी मैंने बीटेक में जो इंटर्नशिप है वो इस आईटी से किया है या इस इंडस्ट्री से किया है, और वो जो इंडस्ट्री है वो एक बड़ी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत बहुत फेमस इंडस्ट्री है, ये बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, और जिस प्रोफेसर के साथ तुमने काम किया है वो उस डोमेन का एक्सपर्ट है, तुमने जो प्रोजेक्ट्स यहां पे किए हैं। तो जब तक तुम्हारे रिज्यूमे के ऊपर कुछ ब्रांड्स नहीं आएंगे, बिलीव मी फ्रेंड्स, तुम्हें इंडस्ट्रीज पैसा नहीं देगी। स्पेशलाइजेशन एक पार्ट है, दूसरा ब्रांडिंग साथ में इंपॉर्टेंट है कि तुमने वो काम किया कहां से है, वो बहुत ज्यादा मैटर की है, या वो काम तुमने किया किसके साथ है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। तुम्हारी एक्टिविटीज जो तुम लोग कॉलेज के 4 साल में तुम कर रहे हो, चाहे तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, एकेडमिक से रिलेटेड है, चाहे नॉन एकेडमिक से रिलेटेड है, तुमने वो सारी चीजें किया है, वो सारी चीजें मैटर करेंगी तुम्हारी। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये राइट? तो ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो। तो पहला चीज तुम्हारी स्पेशलाइजेशन, दूसरा चीज तुम्हारी ब्रांडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम लाइफ में पैसा कमाना चाहते हो। अदरवाइज सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन है और कुछ भी नहीं है। बिना ब्रांडिंग के एंटर करोगे, तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी उस जॉब को लेना, लेकिन अगर तुम्हारी ब्रांडिंग है, तुम्हारे पास स्पेशलाइजेशन है, तुम्हारी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, तुम्हारी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। लेट मी टेक द एग्जांपल, हम लोग टीचर का रिक्रूटमेंट करते हैं। अब टीचर का जब रिक्रूटमेंट हो रहा है, मैंने पहले एक रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया। रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए मैंने वहां पे 50 लोगों का रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया, जिसमें से मैंने 10 फिल्टर कर लिए कि ये 10 लोग ऐसे हैं जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। अब ये मैंने क्या चेक कर लिया? मैंने ये नॉलेज चेक कर लिया। नॉलेज चेक कर लिया, टीचिंग की जॉब है, नॉलेज कंपलसरी है। दूसरा पार्ट आ जाता है कि अब मेरे को ये चेक करना है क्या वो एक टीचिंग कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसके लिए मेरे को उसके टीचिंग स्किल चेक करने हैं। अब टीचिंग स्किल मैं कैसे चेक करूंगा? कैसे चेक करेंगे टीचिंग स्किल? बोलो। मैं बोलूंगा सर आप जाइए बोर्ड पे जाइए, 10 मिनट एक टॉपिक पढ़ाइए। समझ में आ गई बात? अब उस टाइम में मैं क्या क्या चेक करूंगा? मैं ये चेक करूंगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका जेस्चर पोस्चर क्या यूज कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका कम्युनिकेशन, आई कांटेक्ट कितना मेंटेन कर रहा है, राइटिंग कैसी है, बोर्ड मैनेजमेंट कैसी है। ये सारी चीजें टीचिंग स्किल का पार्ट है, ये टीचिंग स्किल में आ जाती है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये राइट? मेरे को एक मार्केटिंग का पर्सन रखना है, मेरे को मार्केटिंग का पर्सन रखना है, तो ऑब्वियस है मार्केटिंग डोमेन का नॉलेज तो होना ही चाहिए। नॉलेज इज वन पार्ट, बट सुटेबिलिटी फॉर दैट जॉब इज द अदर पार्ट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? यहां पे ये कंट्री बहुत बड़ी मार खाता है। पता है यहां पे ये कंट्री बहुत ज्यादा मार खाता है कि हम लोग बाय चॉइस अपनी जॉब में नहीं है। 60-70%, ये सर्वे हुआ था पीछे, मेरे याद नहीं है ये किसने करवाया था, 60-70% ऑफ द पीपल हु आर डूइंग जॉब आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। अब उसके वजह रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे उसको काम पसंद नहीं आ रहा, मेजॉरिटी रीजन काम पसंद नहीं आ रहा, मतलब वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं कर रहा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये राइट? बना तो मैं रिसर्च के लिए हूं, साइंटिस्ट के लिए हूं, लेकिन कर रहा हूं मैं मार्केटिंग का जॉब। कभी जस्टिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा मैं, दोनों का नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्री का भी नुकसान हो रहा है, वो कैपेबल बच्चे का भी नुकसान हो रहा है खुद का। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कंपटीशन इस टाइम पे यार लोएस्ट पे है अदर देन कंप्यूटर साइंस। एग्जांपल ले रहा हूं, गेट एग्जाम में 2016-17 में पीक हिट किया था हाईएस्ट,
13 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था गेट एग्जाम में, सारी ब्रांचेस मिल मिला के। 2024 में ओनली 5.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया 2024 के अंदर, और 25 में नंबर बढ़ गया। अब ये बढ़ना स्टार्ट हो गया क्योंकि मेरे को लगता है 16-17 में हाईएस्ट हिट हुआ, वो तो ठीक है, और 24 में मिनिमम गया है, अब ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। और इसमें पिछले साल 5.5 था, इस बार ये नंबर 8.5 लाख चला गया है। और इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंक्रीज होने का, वो है कंप्यूटर साइंस का पहला, दूसरा डीए पेपर का। कंप्यूटर गेट इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू ऑल कैन राइट गेट इन डीए। अगर आपका इंटरेस्ट है सर मेरे को जाना ही डाटा साइंस डोमेन में है, मेरे को जाना ही एआई डोमेन में, डोंट राइट गेट इन कंप्यूटर साइंस, डोंट राइट गेट इन इलेक्ट्रिकल, डोंट राइट गेट इन सिविल, राइट गेट इन डीए, जिसमें 50% मैथमेटिक्स है, बाकी एमएल है, डीबीएमएस वगैरह है, एल्गो वगैरह, वो सब्जेक्ट्स है उसके अंदर, वो पढ़ो, तुम्हें नीड ही नहीं है बाकी पेपर देने की। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात ही, राइट? अभी इंक्रीज जो हुआ है इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कंप्यूटर साइंस और डीए का। और एक और जो इसका बढ़ने का रीजन है क्योंकि अब गेट नॉन इंजीनियरिंग डोमेन्स के लिए भी स्टार्ट हो गया है, ह्यूमैनिटीज के लिए, लाइक इंग्लिश वगैरह हो गया, इकोनॉमी वगैरह हो गया, अब ये स्टार्ट हो गया गेट का पेपर ह्यूमैनिटीज के लिए, पहले ये नहीं होता था। ठीक है जी, तो जो इंक्रीज है 3 लाख का जो इंक्रीज है वो इस रीजन से हुआ है। लेकिन अगर तुम कोर ब्रांचेस की बात करो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, अदर देन कंप्यूटर साइंस, इसमें भी अब इंक्रीज आया है, लेकिन वो इंक्रीज जो है वो नंबर बहुत ज्यादा कम है। जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रिकल का 2024 में अराउंड 60-65 हजार बच्चों ने पेपर दिया था, इस पर ये जो इंक्रीज हुआ है वो 7-8 हजार का हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। और ये बाकी ब्रांचेस में धीरे धीरे होएगा, और कंप्यूटर साइंस में भी एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें एक सैचुरेशन आ जाएगी कि ठीक है 1.5-2 लाख के आसपास बच्चा जो अप्लाई कर रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। अब क्यों बच्चा कंप्यूटर साइंस का गेट लिख रहा है? क्योंकि उसको पता लग गया कि मेरे को चाहिए यार, स्पेशलाइजेशन चाहिए, तभी मेरे को मार्केट में सर्वाइवल होगा। उसको ये पता हो गया कि चलो स्पेशलाइजेशन तो एक पार्ट है, मेरे को ब्रांडिंग भी चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है? क्योंकि अगर कोई कंपनी आएगी अच्छी प्लेसमेंट के लिए, वो आएगी आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, वहीं पे आएंगी कंपनी प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छी, राइट? कंपटीशन ह्यूज है, मिनिमम है इस टाइम पे। गेट डिफिकल्ट है, वो मैंने तुम्हें बता दिया। गेट में यस अराउंड 20% पार्ट ऐसा है जो डिफिकल्ट होता है, 100 में से 20 नंबर का ऐसा पार्ट होता है जो डिफिकल्ट है। बिलीव मी फ्रेंड्स, आज के टाइम मैं क्लियरली बोल रहा हूं, तुम उसको छोड़ दो, छोड़ सकते हो तुम लोग, कोई ट्रबल नहीं है। 80 नंबर का ढंग से तैयार करो और 80 में से 40 नंबर लेके आओ, 45 नंबर लेके आओ, तुम्हारा करियर ओपन हो जाएगा। उसके बाद सर मेरे को 60+ नंबर लेके आने पड़ेंगे तभी मेरा करियर ओपन होगा। यस, कंप्यूटर साइंस के केस में आज के टाइम पे 50+ नंबर, अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो कम से कम 50+ नंबर चाहिए। अदरवाइज कंप्यूटर साइंस के अलावा तुम किसी भी ब्रांच से बिलोंग कर रहे हो, अगर तुम मेयर क्वालिफाई भी कर लेते हो, बिलीव मी फ्रेंड्स, आई कैन सेंड यू इनटू द आईआईटी। मैं तुम्हें आईआईटी भेज सकता हूं मेयर क्वालिफाई करने पे, और ये हम कर रहे हैं। बहुत बच्चे हैं जो हमने भेजते हैं, क्योंकि ये जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है योरपीडिया, ये पोस्ट गेट काउंसलिंग करवाता है कि तुम्हारे नंबर के बेस पे तुम्हें कहां अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, वी गाइड पीपल फॉर दैट। तो ये तीनों जो तुम्हारे दिमाग में फियर है गेट को लेके, वो दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो तीनों फियर हैं ये रॉन्ग है आज के टाइम पे। मे बी आज से 2-3 साल के बाद मैं ये चीज ना बोलूं तुम्हें, आज के 2-3 साल के बाद मैं ना बोलूं, ये तीनों पॉइंट मैं बोलूंगा कंपटीशन ह्यूज चल रहा है इस टाइम पे, गेट डिफिकल्ट है। यस, इसलिए मैं तुम्हें डिफिकल्ट बोलूंगा उस टाइम पे कि तुम्हें नंबर चाहिए 60-70। आज मैं तुम्हें बोल रहा हूं 40 नंबर ले आओ, लेकिन उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा तुम्हें मैं, राइट? अब कुछ तुम्हें इसके बाद में तुम्हें हाँ, एग्जाम पैटर्न, गेट का जो एग्जाम पैटर्न है, पहले इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न है क्या गेट का। देखो गेट में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं गेट में? 65, देख के बोल दो, 65 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 3 घंटे का एक एग्जाम होता है, राइट? और इस 100 मार्क्स में एक भी नंबर का ऐसा पार्ट नहीं है जो तुम लोग एंड ऑफ द बीटेक तक नहीं पढ़ते हो। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपने, जो तुम लोग कॉलेज के एंड ऑफ द बीटेक तक पढ़ चुके हो वही पढ़ना है। अब इस 100 मार्क में 70 मार्क्स का पार्ट क्या है? तुम्हारा टेक्निकल पार्ट, जो तुम लोग सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में पढ़ते हो अपने कोर्स सब्जेक्ट्स। 15 नंबर का आता है तुम्हें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1, M2, M3 पढ़ते हो ना? कंप्यूटर साइंस वाले डिस्क्रीट मैथ भी पढ़ते हो आप लोग, राइट? तो ये पार्ट आएगा तुम्हारा 15 मार्क्स का। और जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड में 3 चीजें आती हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। और ये वो पार्ट है जो तुम लोग 10th तक पढ़ के आए हो, पढ़ के आए हो ना?
एलसीएम, एससीआर, प्रॉफिट लॉस, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनियम, एंटोनियम, पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो, एजीज प्रॉब्लम, नंबर सिस्टम, पढ़ के आए हो सारी चीजें। ये वो पार्ट है 15 नंबर का जो तुम्हारा 10th तक तुम लोग पढ़ के आए हो। बात आ गई समझ में? इसमें जो तुम्हारे 65 क्वेश्चंस, 65 क्वेश्चंस में 5 और 25, 30 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के, 5 प्लस 30, 35 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे 2 मार्क्स के, राइट। और इसमें 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। कौन से वो 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन? फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दूसरा एमसीक्यू तो हो गया यार, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहला, दूसरा एमएसक्यूज, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, तीसरा न्यूमेरिकल आंसर टाइप, फिलिंग द ब्लैंक, जहां पे तुम्हें वैल्यू पुट करनी है। तो 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्शन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, राइट। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है गेट का। गेट में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, गेट जो आप लोग हैं वो 3rd ईयर ऑनवर्ड्स दे सकते हो। 3rd ईयर ऑनवर्ड्स यू कैन राइट द गेट एग्जाम। और गेट एग्जाम देने का कोई एज लिमिट नहीं होता, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट का लिमिट नहीं होता है, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट का लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी बार तुम लोग दे सकते हो। उसके बाद 70-30 मैंने बता दिया। अब गेट एग्जाम का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आई कॉल दिस एग्जाम एज अ ब्यूटीफुल एग्जाम। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सिंगल एग्जाम है इस इंडिया के अंदर, एक ऐसा सिंगल एग्जाम है जो बीटेक स्टूडेंट के लिए बीटेक के बाद जितनी भी बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो सारी की सारी एक सिंगल एग्जाम के थ्रू मिल जाती है। रिपीट कर रहा हूं, गेट एक ऐसा एग्जाम है, एक एग्जाम देने से तुम्हारे पास बीटेक के बाद की जो भी बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो तुम्हें एक सिंगल एग्जाम दे सकता है। अब वो क्या क्या है? सर मेरे को जॉब की बात करें, 3 सेक्टर है इंडिया में जॉब के, कौन कौन से? प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, 3 सेक्टर। क्या ये एग्जाम हेल्प करेगा? यस करेगा। हायर स्टडीज, सर मेरे को इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में मास्टर्स के लिए जाना है, क्या ये एग्जाम एडमिशन देगा? यस। सर मेरे को मैनेजमेंट के टॉप इंस्टीट्यूट्स, आईएम्स, क्या ये एग्जाम एडमिशन देगा? यस देगा। सर मेरे को बिजनेस में जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप में, क्या ये एग्जाम मेरे को देगा एंट्री? यस देगा। सर मेरे को अब्रॉड जाना है, क्या ये एग्जाम के थ्रू मैं जा सकता हूं? यस यू कैन गो। इसके अलावा बता दो क्या चीज बननी चाहिए जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकती है इंजीनियरिंग डोमेन के लिए, नॉट सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा, वो एक अलग डोमेन है। इंजीनियरिंग के लिए ये एक सिंगल एग्जाम है जो तुम्हें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देता है। नो डाउट कि वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए क्या बनेगी वो डिपेंड करेगा किस पे? तुम्हारे गेट में कितने नंबर आते हैं। नंबर आएंगे 30, अपॉर्चुनिटीज वैसी हैं 40, 45, 50, 60, 70, 80, जिस हिसाब से तुम्हारे मार्क्स आएंगे उसी हिसाब से तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसके बाद गेट में फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, गेट में वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है, उसकी तुम ऐप डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन पे। गेट का जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। अगर तुम 3rd ईयर में गेट लिखते हो और अगर तुम क्वालिफाई कर लेते हो तो उसका तुम उस साल यूज नहीं कर सकते हो, तुम उसको नेक्स्ट ईयर यूज करते हो जब तुम फाइनल ईयर में आ जाते हो। तो दैट इज द रीजन वाई यहां पे तुम्हें 3 साल का वैलिडिटी देता है वो गेट। उसके बाद गेट तुम लोग 2 पेपर दे सकते हो एट ए टाइम गेट के। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुम मत दो गेट कंप्यूटर साइंस, गेट डीए दे दो अगर तुम्हें डाटा साइंस डोमेन में जाना है, लेकिन तुम दोनों भी दे सकते हो, सीएस से भी दे सकते हो, डीए से भी दे सकते हो। ऐसे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट तुम गेट इलेक्ट्रिकल से तो दे ही सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स से भी दे सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन से भी दे सकते हो, डीए से भी दे सकते हो। सिविल के स्टूडेंट तुम सिविल से तो दे ही सकते हो, एनवायरमेंटल साइंस से दे सकते हो, इंजीनियरिंग साइंस से दे सकते हो, ऐसी जियो इन्फॉर्मेटिक्स से तुम लोग दे सकते हो। बहुत सारी डोमेन्स हैं जिसमें तुम लोग जो है वो गेट के पेपर दे सकते हो, लेकिन एट ए टाइम तुम 2 गेट पेपर दे सकते हो एक बारी के अंदर ना। नेक्स्ट इज जॉब्स। देखो इंडिया में 3 सेक्टर हैं जॉब के, कौन कौन से? प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पैसा सबसे ज्यादा किसमें है? किसमें पैसा? प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट? प्राइवेट में पैसा यार। सबसे कम पैसा किसमें है? कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब जाना चाहते हैं? जैसे रेजर एंड इलेक्ट्रिकल तो सारी करेंगे हाथ खड़ा। अब सोचो तुम लोग वो चीज के लिए जा रहे हो जिसमें सबसे कम पैसा है, समझ रहे पॉइंट? लेकिन आप बोलोगे सर गवर्नमेंट जॉब में तो स्टेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट जॉब में तो जॉब सिक्योरिटी होती है ना? यही रीजन है ना, जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा वर्ड आता है ना, हाँ है ना? क्यों निकालेगा तुम्हें कोई? सोच के देखो क्यों निकालेगा तुम्हें कोई?
ठीक है, कोविड आया सर, कोविड सभी को निकाल दिया, खाली कर दिया। इस यूनिवर्सिटी ने सभी टीचर्स को निकाल दिया था, या इस इंस्टीट्यूट ने सभी टीचर्स को निकाल दिया। कुछ तो निकाले, कुछ रखें। अब सोचो किसको रखा होगा, किसको निकाला होगा। समझ में आ गई बात? अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा कर रहे हो, अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट हो, कोई तुम्हें नहीं निकाल पाएगा बाहर, क्योंकि तुम ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे हो। तुम्हारी हरकतें एक अलग बात है, लेकिन तुम्हारी जॉब के साथ तुम जस्टिफिकेशन कर रहे हो क्योंकि तुम उस जॉब को लाइक कर रहे हो। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ? तुम्हें ये इकोसिस्टम समझ में आना जरूरी है। इंस्टाग्राम की दुनिया में मत गुस्सा करो, रीलें देख रहे हैं, शॉर्ट बना रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। मेरे को एक बच्चा बता रहे कॉलेज में कि सर ये ना कल रो रहा था बहुत ज्यादा, क्यों करे, इसने सर रील डाली, इसको इतने लाइक नहीं मिले। लो, इस दुनिया से बाहर निकलो यार, इंस्टा की दुनिया से बाहर निकलो। ये तुम्हारी जिंदगी खराब कर रहा है। तुम्हारी तो जिंदगी खराब होनी है, इसके कंट्री की भी हालत खराब हो जा रही है। सीरियसली ये फैक्ट उसके साथ है, राइट? तो प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, कोई मेरे को बता सकता है गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस है? गवर्नमेंट और पब्लिक में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट में दो ही तरह की गवर्नमेंट जॉब्स हैं, एक तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट की, एक तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। 100% स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है। पब्लिक सेक्टर में क्या होती है? शेयरिंग होती है। शेयरिंग में जिसमें 51% जो शेयर है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जो रिमेनिंग शेयर है वो किसी प्राइवेट का हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, तुम्हारा स्टेक होल्डर्स होते हैं जिसको आईपीओ बोलते हैं, उनका होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। हिमाचल का एसजेवीएनएल, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, हिमाचल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। कितने पब्लिक सेक्टर इंडिया के अंदर? कितने पब्लिक सेक्टर इंडिया में? अंदाजा बता दो, मैं भी अंदाजा ही बताऊंगा। 250 प्लस पब्लिक सेक्टर्स आर देयर इन इंडिया। 250 प्लस पब्लिक सेक्टर इंडिया में, और जिसमें 100 प्लस पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो इंजीनियर का रिक्रूटमेंट करते हैं। कितने हैं? 100 प्लस पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो इंजीनियर का रिक्रूटमेंट करते हैं, और रफली 50 से 60 पब्लिक सेक्टर ऐसे होते हैं जो हर साल इंजीनियर का रिक्रूटमेंट करते हैं। और इस 50-60 में 25 से 30 ऐसे पब्लिक सेक्टर हैं जिसमें हर साल करना ही करना होता है, और 25 से 30 ऐसे किसी ने किसी साल कर लिया, किसी ने किसी साल कर लिया, लेकिन एवरेज 50-60 निकलता है एक साल के अंदर। अब यहां पे मैंने कुछ पब्लिक सेक्टर्स के नाम लिखे हैं। ये क्या है? मैंने कुछ पब्लिक सेक्टर्स के नाम लिखे हैं। कुछ सुनिए नाम, इनमें से नाम सुनिए, इनमें से कुछ। अब यहां पे मैंने लिखा है इसरो, डीआरडीओ, बीआरसी। ये पब्लिक सेक्टर नहीं है, ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। अब मेरे को कोई और मेजर डिफरेंस बता सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की जॉब में और पब्लिक सेक्टर जॉब्स में? कोई और मेजर डिफरेंस बता सकते हैं? गवर्नमेंट जॉब जो तुम्हारी लगती है किन डिपार्टमेंट्स के लिए लगती है? कोई नाम बताओ। ठीक है, डिफेंस एक सेक्टर, और बताओ गवर्नमेंट जॉब। इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पब्लिक वाटर डिपार्टमेंट, वाटर अपने जल शक्ति डिपार्टमेंट, यही होते हैं ना। एक्चुअली ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये किसके अंडर आते हैं? ये गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। गवर्नमेंट के अंदर आते हैं ना, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के अंडर आते हैं। अब गवर्नमेंट का काम क्या होता है? क्या बोलते हैं पॉलिटिशियंस अपनी सभाओं में? क्या बोलते हैं कि हमारा काम क्या है? जनता की सेवा करना। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट की, ये सर्विस वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सेवा करने वाले डिपार्टमेंट होते हैं। अब मान लो गवर्नमेंट स्कूल की बात करें। अब गवर्नमेंट स्कूल में कितनी फीस होती है बच्चों की? 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, इतनी होती है। उससे एक टीचर की सैलरी भी ना हो पूरी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? तो अब वो सैलरी आ कहां से रही है? वो गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट कहां से दे रही है? टैक्सेस से। अब किसी स्टेट में जितना टैक्सेस सिस्टम स्ट्रांग होगा, जितना पैसा का फ्लो ज्यादा होगा, जितना इंडस्ट्रीज ज्यादा होगा, उतना रिच स्टेट होगा वो वहां पे। इट्स वेरी सिंपल। उतना इंप्लॉयमेंट वो ज्यादा जनरेट कर पाएगी। और लेकिन ये जो पब्लिक सेक्टर है ये सर्विस सेक्टर नहीं है, ये पैसा कमा रहे हैं, ये पैसा कमा रहे हैं, इनका टर्नओवर होता है। लेकिन गवर्नमेंट का कभी टर्नओवर नहीं होता। अगर आप लोगों में से कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो तो मैं ज्यूम कर रहा हूं कि कोई नहीं पढ़ता होगा, कि
जो आपका इकोनॉमिक वाला जो पेज आता है न्यूज़पेपर के अंदर, उसमें किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर के बारे में लिखा होता है कि इसका पिछले 3 महीने का टर्नओवर इतना रहा, इसने इतना लॉस में गया, इसका प्रॉफिट में गया, ये लिखा होता है। तो इट मींस कि पैसा कमा रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो गवर्नमेंट जॉब में क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर लगता है, असिस्टेंट इंजीनियर, उसकी फ्रेशर की सैलरी कितनी होती है? अंदाजा 65-70 हजार के आसपास, 1284, तकरीबन 8.5 लाख का पैकेज होता है। पब्लिक सेक्टर में जो पैकेजेस हैं वो 10 से लेके 18 लाख तक वेरी करता है, और कई पब्लिक सेक्टर तो 20 प्लस कर गए हैं। अब पब्लिक सेक्टर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्नास। महारत्न, कितने महारत्न है पब्लिक सेक्टर इंडिया में? 14 महारत्न पब्लिक सेक्टर है। और 14वां कौन बना है रिसेंटली? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। क्या बनाता है ये? हेलीकॉप्टर्स, तेजस वगैरह यही बना रहा है, HAL बना रहा है, राइट? तो ये 14 है। अब यहां पे पब्लिक सेक्टर में जो सैलरीज हैं वो गवर्नमेंट से, अगर तुम महारत्ना की बात करो, ऑब्वियसली महारत्ना ज्यादा ही देगा पैसा, गवर्नमेंट से ऑलमोस्ट डबल है। और प्राइवेट में तो कोई लिमिट ही नहीं होता है। प्राइवेट पैसा देती है कैपेबिलिटी के बेस पे कि इफ यू आर कैपेबल, इफ यू आर द एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्राइवेट उस पर्सन को लूज नहीं करना चाहेगी, कोई नहीं करना चाहती है। इट मींस कि अगर तुम मेहनत करने को रेडी हो, प्राइवेट पैसा देने को रेडी है। वी नीड पीपल, वी एज एन एडटेक कंपनी वी नीड पीपल, जो कैपेबल लोग हो, जो करना चाहते हैं, जो काम चोरी नहीं करना चाहते, काम करना चाहते हैं। और पॉइंट वही आ जाता है, काम से वही बचेगा अगर तुम्हारे इंटरेस्ट के बियॉन्ड है। तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तुम काम से बचोगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें, राइट? अब पब्लिक सेक्टर में यहां पे मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। देखो यहां पे गैप ज्यादा है, तो ये एक कैटेगरी है, ये एक दूसरी कैटेगरी है। अब पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के 2 तरीके हैं, विद एंड विदाउट गेट। गेट में एक क्वेश्चन के पीछे कितना टाइम दे रहा था? 65 क्वेश्चंस, कितना टाइम था? 3 घंटे, 180 मिनट का। कितना टाइम रफली? 3 मिनट का। ठीक है, डन, इसको याद रखना। अब पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के 2 तरीके, विद एंड विदाउट गेट। ये मैंने कुछ एक लिखे हैं, कुछ एक। ये पब्लिक सेक्टर हैं जो रिक्रूटमेंट करते हैं विदाउट गेट। ये पब्लिक सेक्टर हैं जो रिक्रूटमेंट करते हैं थ्रू गेट एग्जामिनेशन। अब इसमें मैंने कुछ लिखी है, HAL, ISRO, SJVNL, ऑयल इंडिया का रिक्रूटमेंट चल रहा है आजकल, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ONGC ने इसी साल एग्जिट किया गेट के थ्रू, गेट से वो नहीं ले रहा। IOCL ने भी एग्जिट कर दिया है, ये यहां पे गलत लिखा रह गया है। IOCL भी विदाउट गेट ही कर रहा है रिक्रूटमेंट। IOCL एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर है। यहां पे कुछ महारत्ना पब्लिक सेक्टर है जिसका मैं नाम बता रहा हूं तुम्हें। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड महारत्ना, ऑयल इंडिया महारत्ना, ONGC महारत्ना, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स महारत्ना। उसके बाद आपका आ गया IOCL महारत्ना, पावर ग्रिड इलेक्ट्रिकल का कोर पब्लिक सेक्टर है तुम्हारा, महारत्ना। उसके बाद NTPC महारत्ना पब्लिक सेक्टर, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया महारत्ना पब्लिक सेक्टर। इसके अलावा और भी है, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, राइट? ऐसे और भी हैं, 14 हैं टोटल महारत्ना पब्लिक सेक्टर। अब इसमें एंट्री करने के 2 तरीके हैं, क्या? विद गेट एग्जामिनेशन एंड विदाउट गेट एग्जामिनेशन। अब यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है पब्लिक सेक्टर का। देखो मैंने तुम्हें बताया कि जो प्राइवेट, मैंने एग्जांपल लिया था टीचर की सिलेक्शन के लिए, क्या क्या किया था उसमें? मैंने रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया था, और एक क्या था दूसरी चीज? टीचिंग स्किल टेस्ट करा था ना। ये तो पार्ट है जो नॉलेज चेक कर रहा है। रिटन क्या करता है? नॉलेज चेक करेगा। इंटरव्यू से नॉलेज चेक नहीं होता है। इंटरव्यू तो बहुत हद तक लक बेस्ड है। तुम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ के गए, बाय चांस उसने कंप्यूटर नेटवर्क पूछ लिया, उसने तुम बीटेक का प्रोजेक्ट तुम्हारा बहुत अच्छा था, बाय चांस उसने बीटेक का प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया। तुम्हारा पावर सिस्टम अच्छा था, उसने पावर सिस्टम के बारे में पूछ लिया। बहुत हद तक लक बेस्ड है, नो डाउट। वो प्रिपरेशन बेस्ड भी है इंटरव्यू, लेकिन बहुत हद तक लक बीच में रोल प्ले करता है। अब रिटन से तुम चेक करोगे नॉलेज। दूसरा आ जाएगा सुटेबिलिटी फॉर दैट जॉब। अब तुम्हें नहीं पता यार तुम किस टाइप की जॉब के लिए बने हो, और जितने भी मैंने तुम्हें पब्लिक सेक्टर के नाम बताया ना, उनमें जो जॉब प्रोफाइल है वो अलग अलग है हर पब्लिक सेक्टर का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, ISRO, DRDO, BRC,
यहां पे जो रिसर्च प्रोफाइल है वो क्या होता है, साइंटिस्ट बी का। ये जॉब साइंटिस्ट की होती है। अब साइंटिस्ट की जॉब होती है, मेरे को उसकी पर्सनैलिटी बिहेवियर से मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये रिसर्च के लिए बना है या नहीं बना है। तो इंटरव्यू में जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो अकॉर्डिंगली पूछूंगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, आईओसीएल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये प्योरली सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब प्रोफाइल है। अब सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब प्रोफाइल है, तो मेरे को बताओ सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब प्रोफाइल चेक कैसे करोगे कि तुम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में जस्टिफिकेशन कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये कुछ असेसमेंट चीजें हैं जिससे वो असेसमेंट करेगा कि यस तुम्हारा कम्युनिकेशन कैसा है, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम्हारा स्किल्स किस तरीके की है, क्या वो उस जॉब को सुटेबल है या नहीं है। और ये अथॉरिटी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के पास होती है कि जिसमें ये चेक करना कि क्या तुम उस जॉब के लिए राइट पर्सन हो या नहीं हो। गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एक अलग है, गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अलग है। जूनियर इंजीनियर का सिलेक्शन प्योरली रिटन एग्जाम के बेस पे हो रहा है, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा उसके अंदर। अब तुम जेई तो लग गए, लेकिन तुम एक मार्केटिंग के लिए बेस्ट पर्सन हो या कि तुम टीचिंग के लिए एक बेस्ट पर्सन हो, तुम जस्टिफिकेशन कर नहीं पाओगे जॉब के साथ। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये तो पब्लिक सेक्टर में वो ये चीजें तुम्हारा कंडक्ट करता है। अब इसमें क्या है, देखो रिटर्न नॉलेज तो तुम्हारा हर जगह पे चेक होगा ही होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी हर जगह होगा ही होगा। अदर देन 3 पब्लिक सेक्टर, 3 पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो इंटरव्यू भी नहीं कंडक्ट करते हैं, जिसमें से 2 महारत्ना पब्लिक सेक्टर हैं। को बताना चाहेगा नाम मेरे को? और जिसमें 40 नंबर ले आओ तुम्हारा सिलेक्शन है उसके अंदर, को बताना चाहेगा नाम? अब मोटिवेशन कैसी आएगी गेट एग्जाम लिखने की? 3 पब्लिक सेक्टर, पहला है कोल इंडिया लिमिटेड, दूसरा है एनटीपीसी, ये 2 महारत्न पब्लिक सेक्टर हैं इसमें इंटरव्यू भी नहीं होता है। तीसरा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 2 तरीके से रिक्रूटमेंट है, विद गेट भी विदाउट गेट भी है। जो विद गेट है वो जॉब है तुम्हारा जूनियर एग्जीक्यूटिव का, जो विदाउट गेट है वो जॉब है तुम्हारा एटीसी का, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। 1.5 लाख की सैलरी है और जॉब प्रोफाइल दी बेस्ट। जैसे रेलवे की जॉब को बहुत अच्छा माना जाता है, एयरपोर्ट की जॉब्स को भी बहुत अच्छी होती हैं जॉब्स। रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, ये 3 ऐसी हैं डोमेन्स हैं जिसमें फ्यूचर में बहुत जॉब्स आने वाली हैं और आ रही हैं। एटीसी का एक ऐसा जॉब है जिसमें सारे बीटेक ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं, ऑल ब्रांचेस, एंड ऑल बीएससी ग्रेजुएट्स आर आल्सो एलिजिबल, बट द कंडीशन इज कि तुमने बीटेक में किसी एक सेमेस्टर में मैथ या फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए। ये एटीसी की कंडीशन है। और जब भी ये रिक्रूटमेंट करता है 500 प्लस, 500 के आसपास रिक्रूटमेंट आती है। कंपटीशन जबरदस्त, जबरदस्त इन द सेंस, और इसका जो पेपर है वो +2 लेवल का पेपर होता है। 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मिनट्स का टाइम देगा। इस 120 क्वेश्चंस में, यार प्लीज बस यार इरिटेशन होती है। इस 120 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चन तुम्हारे फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन तुम्हारे मैथ्स के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, उसके बाद आपका 15 क्वेश्चन आपके आते हैं रीजनिंग के, 15 क्वांट के, 10 जनरल स्टडीज के। ये एटीसी का है। इस बार का जो कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी के लिए 109, 120 में से, और 500 सीटें थी उसके अंदर। पिछली बार कट ऑफ गया था 103, पिछली बार कट ऑफ गया था 103। अब तुम यहां से अंदाजा लगाओ, एक चीज तो ट्रू है, यहां से तुम्हें पता लग रही है कि पेपर इज इजी। समझ में आ रही बात तुम्हें? ऊपर से नहीं कर रही है बातें, पेपर इज इजी, तभी तो ला पाए यार। 109 कट ऑफ गई है, हाईएस्ट कितने आएंगे ये नहीं पता अभी तो किसी को। मे बी 120 में से 120 लेने वाले बैठे हो, क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जो बच्चों को पता है आती है, हर साल 2 साल के बाद आती है, वो लगे रहते हैं सालों सालों इस चीज जॉब की तैयारी के लिए। और पेपर उठा के देखना, इतना इजी पेपर आता है इसका। बस इस पेपर के लिए चाहिए एक्यूरेसी और स्पीड, ये 2 चीजें चाहिए इसके लिए। एक्यूरेसी पहली बारी में सही आंसर, दूसरा स्पीड, क्योंकि 120 के 120 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं और इसमें नेगेटिव नहीं होता है। बात आ गई समझ में? तो एटीसी एक बहुत रिपीटेड जॉब है जो तुम लोग टारगेट कर सकते हो।
अब ये जैसे तुम्हें बोला इंटरव्यू तो हर कोई कंडक्ट करवाएगा, लेकिन ये जीडी जीटी केस स्टडी कोई कंडक्ट करवाता है, कोई नहीं करवाता। ये जॉब टू जॉब प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। सेम आईओसीएल सब कुछ कंडक्ट करवाती है। एचपीसीएल ग्रुप टास्क और इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। इंटरव्यू ओनली इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे जहां पे प्रोफाइल अकॉर्डिंगली होगा। तो ये तुम्हें अंडरस्टैंड करना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। उसके बाद आ गया विदाउट गेट। अब विदाउट गेट है तो नॉलेज तो चेक करना ही है ना उसने, तो उसका रिटर्न कंडक्ट होगा। अब यहां पे मैंने एक चीज हाईलाइट की है, क्या लिखा है? एग्जाम पैटर्न। गेट के अंदर क्या था? एक क्वेश्चन के पीछे कितना टाइम दे रहा था? 3 मिनट। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? डिफिकल्ट है इसलिए दे रहा 3 मिनट? नहीं। कितने क्वेश्चन आते गेट में? 65। 65 में से मोर देन 55 प्लस क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी न्यूमेरिकल्स। और कैलकुलेटर अलाउड होता है क्योंकि तुम्हें कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, इसलिए गेट में तुम्हें वो ज्यादा टाइम दे रहा है। लेकिन यहां पे एग्जाम पैटर्न इज टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। यहां पे एग्जाम पैटर्न है एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट। अब सोचो, और कैलकुलेटर में अलाउड नहीं होता है। मैं सोचो क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएंगे वन लाइनर, सिंपल। अगेन रिक्वायरमेंट इज स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो यहां पे जो पेपर आते हैं वो इस तरीके के आते हैं। अब अगर तुम पिछले पेज पे जाओ तो ज्यादा लाइनें किसकी थी? विदाउट गेट वाले की थी, विद गेट वाले की थी? विदाउट गेट की 3 लाइनें लगाई थी, विद गेट की मैंने 2 निकाल लगाई थी। तो ज्यादा पब्लिक सेक्टर विदाउट गेट रिक्रूटमेंट करते हैं। अब मेरा आप लोगों को सजेशन ये है, रेस्ट अप टू यू, लेकिन विदाउट गेट जो पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट करते हैं उसमें आप लोगों को पास आउट होना जरूरी है। पास आउट होने के बाद ही आप भर सकते हैं, या कभी कभी जब तुम 8वें सेमेस्टर में होंगे तो आप मार्च अप्रैल के पास आसपास अगर कोई रिक्रूटमेंट आती है तो वहां पे कुछ पब्लिक सेक्टर फाइनल ईयर को अलाउ कर देते हैं, लेकिन अदरवाइज मेजॉरिटी केसेस में तुम्हें पास आउट होना है। लेकिन गेट एग्जाम लिखने के लिए पास आउट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो माई एडवाइस इज ड्यूरिंग योर कॉलेज प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम, क्योंकि गेट एक कंसेप्चुअल एग्जाम है। ये वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होंगे, ये रट्टे वाले हैं, याद करने वाले हैं। गेट रट्टे वाला पेपर नहीं है, गेट क्रैम करने वाला पेपर नहीं है, गेट समझने वाला पेपर है। तो अगर तुम गेट के एक साइकिल से निकल जाते हो, अगर तुम गेट का एक बार ढंग से प्रिपरेशन कर लेते हो अच्छे तरीके से, बिलीव मी फ्रेंड्स, ये एग्जाम क्रैक करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा, बहुत ज्यादा इजी होगा। क्योंकि तुमने एक स्टैंडर्ड एग्जाम की तैयारी की है, तुमने कंसेप्चुअल एग्जाम की तैयारी की है। बात आ रही कि नहीं समझ में ये, राइट? तो तुम्हारे पास रिटन एग्जाम होगा जिसका पैटर्न तुम्हें मैंने बता दिया। उसके बाद ये चीज डिपेंड करती है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये अगेन पीएसयू टू पीएसयू वेरी करता है, किसी पीएसयू में कुछ कंडक्ट होगा, किसी में नहीं होगा। इंटरव्यू तो सभी में होना ही होना है। समझ में आ गई बातें? तो ये रहा पब्लिक सेक्टर जॉब्स के लिए तुम किस तरीके से एंटर कर सकते हो। यहां पे कोई ऐसा है जिसके बाद 10th में पंजाबी है कोई ऐसा जिसने 10th में पंजाबी पढ़ी है? वो है ब्रांच क्या आपका? कंप्यूटर साइंस। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, 6-7 स्टेट ऐसी हैं जहां पे कुछ डिपार्टमेंट, जैसे पंजाब का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, हरियाणा का हरियाणा यूटिलिटी बोर्ड, आप लोग अप्लाई कर सकते हो वहां पे असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब के लिए, जिसका रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू होता है, अब पंजाब में जॉब के लिए 10th में चाहिए पंजाबी, हिमाचल में जॉब के लिए चाहिए हिंदी, हरियाणा के लिए चाहिए हिंदी या संस्कृत। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बात आ रही कि नहीं समझ में? तो जो गवर्नमेंट जॉब की जो रिक्वायरमेंट है गेट के थ्रू, वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भी 3 स्टेट ने डिक्लेयर किया था कि हम लोग रिक्रूटमेंट इन डिपार्टमेंट्स का गेट के थ्रू करेंगे 26 के अंदर, राइट? अब आते हैं हायर स्टडी पे। अभी मैंने तुम्हें सारी चीजें जो बताई है वो बताया है जॉब के बारे में। नाउ कम टू द हायर स्टडीज। हायर स्टडीज को काफी हद तक मैंने तुम्हें पहले कवर किया है। अब हायर स्टडीज में मैटर ये नहीं कर रहा तुम एमटेक कर रहे हो, एमएस कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, पॉइंट वो नहीं है। क्या पॉइंट है? तुम्हारा इंटरेस्ट, स्पेशलाइजेशन, ब्रांडिंग। हायर स्टडीज जाने के 3 रीजन है हायर स्टडीज के।
सबसे पहला क्या, ब्रांडिंग, दूसरा स्पेशलाइजेशन, तीसरा एक्सपोजर। एक्सपोजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे सारे स्टूडेंट्स किस स्टेट से हैं, हिमाचल, हरियाणा, हरियाणा से है कोई, पंजाब, पंजाब से है कोई, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से है कोई, सारे हिमाचल, ऑल हिमाचल। अब मेरे को बताओ आपका एक दूसरे से लर्निंग अदर देन एकेडमिक्स क्या है, कल्चरल पार्ट पे, लैंग्वेज पार्ट पे, पर्सनैलिटी पार्ट पे क्या सीखने को मिल रहा है तुम्हें एक दूसरे से? कुछ भी नहीं। पॉइंट लॉजिक समझ में आ गया? अब थिंक अबाउट, अगर इस क्लास के अंदर यूपी के स्टूडेंट बैठे हो, थिंक अबाउट इस क्लास में साउथ के स्टूडेंट बैठे हो, थिंक अबाउट इस क्लास में वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट बैठे हो। कहने का मतलब ये है, अब तुम वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट को तुम देखोगे, ही सो मच एफर्ट ओरिएंटेड टुवर्ड्स द हायर स्टडीज। हायर स्टडीज में इंडिया में सबसे ज्यादा जो पीएचडी होल्डर्स आते हैं वो आते हैं वेस्ट बंगाल से और उड़ीसा से। सबसे ज्यादा जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। आप आईआईटीज की वेबसाइट विजिट करना, उसमें प्रोफेसर्स की प्रोफाइल देखना, सबसे ज्यादा तुम्हें उस रीजन के मिलेंगे, वेस्ट बंगाल के और उड़ीसा के। लर्न करने को मिलेगा, अच्छा ये क्यों है, इतना क्यों इंटरेस्टेड है उस तरफ, कल्चरल पार्ट पे, पर्सनैलिटी पार्ट पे। यूपी बिहार का बच्चा तुम्हें मिलेगा, ये पढ़ता ही रहता है हर टाइम, हम तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ? तो जो मैं तुम्हें एक्सपोजर की बात कर रहा हूं, एक्सपोजर की जो तुम्हें बात कर रहा हूं, वो तब तक तुम्हें नहीं मिलेगा जब तक तुम लोग यहां से इस रीजन से बाहर नहीं निकलोगे। अदरवाइज साइकी वही बनी हुई है, इलेक्ट्रिकल सिविल के बच्चों की गवर्नमेंट जॉब लेनी है। हिमाचल में गवर्नमेंट जॉब आ नहीं रही है, अब करे क्या? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो करे क्या, दैट इज द पॉइंट। तो ऐसे केस में तुम्हें यही करना है, तुम्हें हायर स्टडीज की तरफ जाओ, अपनी ब्रांडिंग करो और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना डोमेन चूज करो और एक्सप्लोर करो, इस दुनिया को एक्सप्लोर करो। ये हिमाचल एक छोटा सा स्टेट है, इंडिया एक छोटी सी कंट्री है, वर्ल्ड बहुत बड़ा है, वर्ल्ड बहुत बड़ा है। जितना तुम एक्सप्लोर करोगे उतना तुम्हारा इसमें फायदा होगा और अल्टीमेटली तुम्हारा फायदा है। और एक चीज और, वही बात आ गई सस्टेनेबिलिटी की। तुम्हारा फायदा, अगर तुम हमेशा अपना फायदा सोच के चलोगे, बिलीव मी फ्रेंड्स, तुम बहुत देर तक सरवाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में, जहां पे तुम सिर्फ अपना फायदा देखोगे। चाहे तुम बिजनेस कर रहे हो, चाहे तुम गवर्नमेंट में हो, चाहे तुम पब्लिक में हो, चाहे तुम प्राइवेट में हो। अब थोड़ा सा अपना सोचने का नजरिया चेंज करो, सोचने का थोड़ा सा नजरिया चेंज करो। इंडिया में 3 प्रोग्राम है हायर स्टडीज के। कौन कौन से? टेक्नोलॉजी में एमटेक का प्रोग्राम, 2 साल का प्रोग्राम, 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप। एमएस प्रोग्राम, मास्टर्स इन साइंसेस, जिसको एमटेक रिसर्च भी बोल देते हैं, 3 साल का प्रोग्राम, 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप। डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम आफ्टर बीटेक, 5 साल का प्रोग्राम, 38,000 से लेके 80,000 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप। एक्चुअली ये स्कॉलरशिप नहीं होता है, ये असिस्टेंटशिप होता है, असिस्टेंटशिप। अब मेरे को कोई बता सकता है सोच के कि तुम्हें ये पैसा देती क्यों है गवर्नमेंट? पैसा क्यों दे रही है गवर्नमेंट तुम्हें? हाँ जी बताओ। वो क्यों यार, क्यों? वो तो बीटेक में भी देते, फिर बीटेक में तो ज्यादा होते हैं मास्टर्स से, +2 में दे देते हैं, कोचिंग होती है। मास्टर्स में क्यों दे रहा है तुम्हें? पीएचडी में क्यों दे रहा है तुम्हें? और गवर्नमेंट तुम्हारी जिम्मेवारी क्यों लेगी? नहीं गवर्नमेंट तुम्हारी, गवर्नमेंट बोलेगी तुमने बीटेक कर लिया, अपना खाओ, अपना जॉब करो, अपना खाओ पियो। क्यों दे रही है तुम्हें? हाँ बोलो, हाँ बोलो, कोई ना कोई वर्ड बोलेगा, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं मैं। क्योंकि तुम वहां पे रिसर्च के लिए जा रहे हो। जितने भी हायर स्टडीज प्रोग्राम होते हैं वर्ल्ड वाइड, वो रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं। तुम एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करो और वो जो रिसर्च है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हें क्या बोला? साइकिल मैंने तुम्हें समझाया था। साइकिल था कि इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है जिसके लिए उसको एक्सपर्ट चाहिए उस पर्टिकुलर डोमेन का। लेट अस सपोज ड्रोन टेक्नोलॉजी का। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट कहां बैठा है इंडिया के अंदर? सर आईटी कानपुर में ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोफेसर हैं जो काम कर रहे हैं। सर उस आईटी के अंदर ये है। अब वो देखेगा, वो इंडस्ट्री का बंदा देखेगा कि अच्छा इस प्रोफेसर को पकड़ो, वो उसको प्रॉब्लम देगा कि मेरे को एक ऐसा ड्रोन बनाना है, वो एक स्पेसिफिकेशन दे देगा कि कुछ ऐसा बनाना है मेरे को। अब उसके लिए देगा उसको पैसा,
और उसको देगा टाइम। समझ में आ गई बात? अब उसके ऊपर काम कौन करेगा? अब मेरे को कुछ सोच के बताओ, उस ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो ड्रोन बनाना है उसमें कौन से इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ऑल मटेरियल साइंस, ऑल ब्रांचेस। दैट इज द रीजन व्हाई दीज डोमेन्स आर कॉल्ड द इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स। अब वो जो पैसा है, पैसा जाएगा किसके पास? प्रोफेसर के पास, आईटी के पास? नहीं, वो पैसा जाता है एमएचआरडी के पास, क्योंकि तुम्हें जो असिस्टेंटशिप देता है वो कौन देता है? एमएचआरडी देता है। एमएचआरडी समझते हो? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी मिनिस्ट्री है एक ये। तो वो पैसा देती है। अब वो पैसा फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि हर प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट नहीं होते हैं। बात आगे समझ में आ गई बात? तो ये जो तुम्हें असिस्टेंटशिप मिल रही है वो तुम्हें काम करने की मिल रही है, कोई तुम्हारे खर्चे मीट करने की नहीं मिल रही है। और यहां पे जो एमटेक में जो असिस्टेंटशिप मिलती है, दो तरह की असिस्टेंटशिप होती है। एक होती है टीचिंग असिस्टेंटशिप, एक होती है रिसर्च असिस्टेंटशिप। एमटेक में जो तुम्हें मिलती है वो मिलती है टीचिंग असिस्टेंटशिप, जिसमें तुम लोग कोई रिसर्च में काम नहीं कर रहे हो। नो डाउट तुम्हें एक साल एक एमटेक का प्रोजेक्ट करना है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन वो जो तुम्हें यहां पे पैसा देगा वो तुम लोग बीटेक के स्टूडेंट्स का ट्यूटोरियल्स ले लिया, पेपर चेक कर लिए, पेपर बना लिए, उनकी लैब्स ले ली, तो जस्टिफिकेशन होती है वहां से। समझ में आ गई बातें? लेकिन जितने भी रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, एमएस या डायरेक्ट पीएचडी, ये जो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, इसमें तुम्हें जो असिस्टेंटशिप है वो रिसर्च के लिए मिलती है। आगे ये बात समझ में? राइट, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हायर स्टडीज के, हायर स्टडीज तीन चीजें दिमाग में बिठा लो। पहला ब्रांडिंग, दूसरा स्पेशलाइजेशन, तीसरा एक्सपोजर। ये अगर ये तुम्हारे पास तीन चीजें नहीं है फ्रेंड्स, बिलीव मी, आज से 4-5 साल के बाद बहुत स्ट्रगल फेस करोगे। अगले 4-5 साल मेहनत करनी है दबा के, स्ट्रगल करना है दबा के, सो दैट उसके बाद की लाइफ तुम्हारी अच्छी निकल सके। और अगले अगर 4-5 साल तुमने वेस्ट कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा। क्यों मैं अगले 4-5 साल यहां से बोल रहा हूं? क्योंकि तुम लोग उस मोमेंटम में हो, तुम लोग उस फ्लो में हो, तुम लोग उस इनर्शिया में हो, और इस इनर्शिया के साथ साथ तुम कर जाओगे। अदरवाइज बीच में अगर गैप आ गया, और जल्दी में डिसीजन कोई मत लेना। 20,000 की जॉब मिल रही है सर, ले लेते हैं, मेरा खर्चा तो निकलेगा, बस यहीं पे तुम लोग गलत डिसीजन लेते हो। जल्दी के चक्कर में मत लगना। बट कंडीशन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। कंडीशन इज, अपने आप को क्वेश्चन पूछना है, कितना डिजर्व करता है भाई तुम, कितना कैपेबल है तुम, कितना कमाना चाहता है इस जिंदगी में, ये क्वेश्चन का आंसर पूछना। फिर आने वाले अगले 4-5 साल की जर्नी डिसाइड करना, क्योंकि अगले 4-5 साल तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल हैं। ये आज तुम्हें रियलाइज नहीं होगा, 5 साल के बाद रियलाइज होगा, जब वो कुछ लोग टाइम वेस्ट कर चुके होंगे, कुछ लोग उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर चुके होंगे। और अपना कंपैरिजन इमीडिएटली बीटेक के बाद मत करना किसी के साथ, कि उसका तो प्लेसमेंट हो गया, वो तो ये करने लग गया, वो तो वो करने लग गया, मैं भी कुछ ऐसा कर लेता हूं। बिलीव मी फ्रेंड्स, ऐसा मत करना, क्योंकि हर बंदे की अपनी स्ट्रेंथ है, हर बंदे का अपना तरीका है या उसका अपना इंटरेस्ट है, और रास्ते हर किसी के लिए, इसके बाद हर किसी के लिए रास्ते हैं। और जितनी चीजें तुम सोचोगे, थिंक अबाउट एनीथिंग कि सर मेरे को ये करना है, क्या बीटेक के बाद मेरे को उसके लिए मिलेगी ऑप्शन? यस मिलेगा। एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन मैं तुम्हें ओपन करूंगा, क्वेरी पूछना मेरे से कि सर मेरे को इस डोमेन में जाना है, मेरे को इसमें जाना है, मेरे को इसमें जाना है, बताओ क्या रास्ता है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है। लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि तुमने एक्सप्लोर ही नहीं किया कभी एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। लेकिन एटलीस्ट इसको जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से, जरूर मेरे से एंड में क्वेश्चन पूछना, 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन पूछना मेरे से, तो रेडी रखना आप लोग अपने अपने क्वेश्चन, राइट। तो हायर स्टडीज इज द बेस्ट थिंग जो तुम लोग जा सकते हो बीटेक के बाद। मेरे से पूछो सर जॉब वर्सेस हायर स्टडीज, ऑलवेज हायर स्टडीज। जॉब करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, लेकिन हायर स्टडीज इज द इजीएस्ट वे टू डू ब्रांडिंग, इज द इजीएस्ट वे टू कम आउट। 10-15 ना तुम देखते हो उनको पढ़ते हुए, मैं भी कुछ मोटिवेट होते हैं उससे, मेहनत करना साल। लेकिन आप लोगों की